साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज और मॉर्निंग में लाइव सेशन में आपके समक्ष उपस्थित हूँ और इस सेशन मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर भी बाकायदा रिकॉर्डेड हो रहे हैं और आप लोगों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। तो मैं यही निवेदन करूँगा कि ये सेशंस जो मैं ले रहा हूँ इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें। इसका जो मूल उद्देश्य है उसका उद्देश्य जन जागरण करना, आपके जीवन में उन्नति करना और अलग अलग लेवल पर जानकारी देना। और इसके लिए मुझे भी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि अचानक मेरे पास में ये सारी जानकारी आती है, उसको मुझे भी वर्किंग करना होता है। तो अभी ज़्यादा समय न लेते हुए आज हम बाबा साहब का जो मिशन है उस मिशन के अंदर में जो बाबा साहब कहते हैं शिक्षा, संगठन और आंदोलन, एजुकेशन, एजिटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, तो इस पर बात करेंगे। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, आप ध्यान से सुनिए। शिक्षा, संगठन और आंदोलन। तो हम लोग एजुकेशन के बारे में बहुत सुनते हैं, एजुकेशन के बारे में तो सुनते हैं। तो पहले मैं संगठन के बारे में बात करूंगा, ऑर्गेनाइजेशन, बाबा साहब उसको ऑर्गेनाइजेशन इंग्लिश में वर्ड में इस्तेमाल किया था। तो एजुकेटेड लोगों का ऑर्गेनाइजेशन, शिक्षित लोगों का ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है टीम, और टीम किस लिए होती है कि निश्चित ऑब्जेक्ट के लिए उसका कोई उद्देश्य होता है। सबसे पहले ये चीज समझना है कि उसका कोई उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है, और वो लक्ष्य एक टीम वर्क में होता है। जैसे कि अभी मान के चलो कि भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा है, तो एक टीम के रूप में काम करते हो, टीम के रूप में, है ना। फुटबॉल वालों की एक टीम होती है, राजनीतिक दलों की एक टीम होती है, कर्मचारियों की एक टीम होती है, हर व्यक्तियों का एक एनजीओ की एक टीम होती है। तो एक संगठन, है ना। तो व्यक्तियों का जो संगठन है, ये सब मिलकर एक निश्चित ऑब्जेक्ट के लिए काम करते हैं, एक सामूहिक रूप से काम करते हैं, सामूहिक टीम बना के काम करते हैं। तो संगठन जो बनाया जाता है ये विशेष ऑब्जेक्ट के लिए बनाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे मान के चलो कि कर्मचारियों का संगठन अजाक संगठन है। अजाक संगठन का क्या काम है? कर्मचारियों का प्रमोशन, ट्रांसफर, पोस्ट नहीं भरी है क्या, ये उसका एक ऑब्जेक्ट है, उसके लिए काम करता है। लेकिन हम बोलेंगे कि ये कर्मचारियों का संगठन व्यापार के लिए काम करे तो व्यापार के लिए नहीं काम करेगा, व्यापार के लिए आपको अलग से संगठन बनाना पड़ेगा। अगर हम ये कहेंगे कर्मचारियों का संगठन है राजनीति का काम करे तो राजनीति के लिए हमें अलग संगठन बनाना पड़ेगा। हम कहेंगे कर्मचारियों का संगठन है एजुकेशन का काम करे तो एजुकेशन के लिए हमें अलग संगठन बनाना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास में संगठन की जानकारी नहीं रहती है, और जानकारी नहीं रहने के कारण हम क्या करते हैं, हम एक संगठन वाले को ये कहते कि भाई साहब तुम ये काम क्यों नहीं करते हो, मतलब हम गलत डायरेक्शन में जाने का काम करते हैं। तो भारत के अंदर में ये हो रहा है, लोगों को जानकारी नहीं होने के कारण वो एक आदमी को सर्वांगीण समझ लेते। मतलब आप ये देखिए कि किसी का अगर ऑपरेशन भी होता है तो वहां पे एक संगठनात्मक रूप से होती है। एनेस्थीसिया देने वाला डॉक्टर अलग होता है, ऑपरेशन करने वाला अलग होता है, उनको सामान प्रोवाइड करने वाली नर्सेस अलग होती है, कमरा अलग होता है, मशीनरी अलग होती है, सारा सिस्टम तैयार होता है। और सिस्टम तैयार करके ऑब्जेक्ट क्या है, इस व्यक्ति को स्वस्थ करना है, इसकी जान बचाना है ना। तो जहां पर जो ऑब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट के लिए ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। ये चीज को आपको समझना होगा। अगर आपने वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम नहीं किया, वो ऑर्गेनाइजेशन को नहीं समझा, तो आप ऑब्जेक्ट को भूल जाएंगे। फिर काम बांटना, स्ट्रक्चर संगठन के अंदर में होता है काम बांटना, कि एक डिपार्टमेंट होता है, संगठन भी एक डिपार्टमेंट जैसा काम करता है, स्ट्रक्चराइज होता है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब सबको एक काम नहीं, वहां चेयरमैन अलग होगा, वाइस चेयरमैन अलग होगा, सेक्रेटरी अलग होगा, ऑर्गेनाइजेशन वाला अलग होता, सदस्य अलग होंगे, सारे लोगों की जिम्मेदारी होती है। तो एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, और जो एक टीम मिलकर वो स्ट्रक्चर बनाते हैं। फिर
आपस में उनका कोऑर्डिनेशन होता है। सबको जो काम दिया जाता है वो काम सबको करना होता है, कोऑर्डिनेशन होता है। जैसे मान के चलो कि एक कार की अगर असेंबलिंग अगर होती है, एक कार की अगर असेंबलिंग होती है, तो वहां पे एक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन होता है ना। नट कौन लगाएगा, स्टेयरिंग कौन लगाएगा, पेंट कौन करेगा क्या, तो वो इस प्रकार से वो स्पीडली काम होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन बनाने का ही उद्देश्य होता है कि आपकी स्पीड बढ़े, आप वो चीज को परिपूर्ण रूप से कर सके। तो ऑर्गेनाइजेशन कई प्रकार के होते हैं। जैसे एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे कोई कंपनियां हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, स्कूल है, ये का फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना, गवर्नमेंट की तरफ से या अनौपचारिक रूप से उसको चलाए जाते हैं, औपचारिक रूप से, है ना। एक होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मित्र मंडली, रिश्तेदारों का समूह, एक भी एक इनफॉर्मल है ना, एक। लेकिन एक होता है सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सोशल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, एनजीओ होते हैं, धार्मिक समूह होते हैं, समाज सेवा संस्थाएं होती है, एक सामाजिक संगठन होते हैं। कोई एनजीओ जैसे गवर्नमेंट बोलती है कि हम तो कोई प्रॉफिट के लिए नहीं कर रहे, तो गवर्नमेंट उसको ग्रांट देती है ना। धार्मिक संगठन है, बोले हम समाज की सेवा के लिए काम कर रहे हैं, तो वो भी दान पे चलते हैं। समाज सेवा वाले संगठन अधिकतर दान पे चलते हैं। और कुछ ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में पार्टियां होती है, यूनियंस होती है, और उनके साथ में काम करने वाले बेस लेवल पे कुछ आंदोलनात्मक समूह होते हैं। तो इनका इंपॉर्टेंस क्या है कि एक सामूहिक शक्ति पैदा होती है, एकजुटता लाती है ना। एक क्या होता है कि ये संगठन की जो थीम कहां से आई, सबसे पहले ये समझना होगा कि ये थीम आई नेचर से। एक आपने पक्षियों का झुंड देखा होगा कि पक्षियों का झुंड क्या होता है कि जिसको दूर उड़ना होता है, बहुत दूर जाना होता है, तो वो एक टीम के रूप में काम करता है। तो एक जो पक्षी होता है वो सबसे पहले फ्रंट में आता है, फ्रंट में आके वो हवा को काटता है, और उसके बाद वाले जो पक्षी है उस हवा को काटते हुए उसको सुरक्षित करते हैं। बाकी वाले सुरक्षित हो, उसको कम एनर्जी लगती है। मतलब इसमें क्या होता है कि एक पक्षी अगर 10 किलोमीटर उड़ सकता था, तो एक टीम के रूप में 100 किलोमीटर उतनी ऊर्जा में वो उड़ते हैं। तो हमको अगर बड़ा काम करना है, बहुत बड़ा बदलाव लाना है, तो ऑर्गेनाइजेशन बेस पे होता है। इसलिए दुनिया के अंदर में जो क्रांतियां हुई है वो ऑर्गेनाइजेशन बेस पे हुई है। जिनको भी आप लीडरों को आप देखेंगे तो उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया, और ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करके उन्होंने सक्सेस हासिल की। वहां पे वन मैन पॉलिसी नहीं चलती है ना। आप देखिए तथागत गौतम बुद्ध का आंदोलन देखिए, पूरा वर्ल्ड वाइड घुमा 85 देशों के अंदर में, लेकिन उन्होंने क्या किया, ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जिसको हम संघ कहते हैं। नॉलेज तो उनके पास था, वो नॉलेज को उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन पे किया और उसको फिर वर्किंग के अंदर में डाला। अगर आप देखिए गांधी जी का सत्याग्रह का आंदोलन देखिए, तो उन्होंने क्या किया, अकेले लाठी लेके निकले, लेकिन बाद में लोगों की भीड़ इकट्ठा की और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ में आंदोलन किया। या डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कि लोगों को ये समानता का अधिकार दिलाने के लिए महाड़ का आंदोलन किया, तो वो क्या अकेले गए, उनके पास तो बहुत सारी डिग्रियां थी, उन्होंने भी एक टीम बनाई, उन्होंने उस समय अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाया। तो किसी भी आप महापुरुष को, किसी भी विद्वान पुरुष को, किसी भी आंदोलनकारी को अगर देखेंगे तो ये टीम बना के काम करते। तो बड़ी सक्सेस चाहिए तो आपको टीम बनानी पड़ेगी, संगठन बनाना पड़ेगा, और संगठन के ऑब्जेक्ट क्लियर करना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है कि संसाधनों का हम एक बेहतरीन तरीके से उपयोग कर सकते हैं। अपने पास जो संसाधन होते हैं वो बेहतरीन तरीके से उपयोग कर सकते हैं, और बड़े लक्ष्य हासिल करना आसान होता है। जिन्होंने भी बड़ा लक्ष्य हासिल किया, चाहे व्यापारिक संगठन बना के अगर देखा जाए तो उन्होंने भी एक अपना ऑर्गेनाइजेशन किया। धीरूभाई अंबानी को देखिए आप, उन्होंने भी अपना ऑर्गेनाइजेशन किया, है ना। या आप एलन मस्क को देखिए, उन्होंने भी अपना ऑर्गेनाइजेशन किया। या बिल गेट्स को देखिए, जिन्होंने भी बहुत बड़े ये किया, लक्ष्य हासिल किया, बहुत बड़ी टीम, तो उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बेस पे ही किया, है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन का एक बड़ा महत्व है, और ऑर्गेनाइजेशन को इस प्रकार से विस्तृत समझना और तो जानना जरूरी है। तो ऑर्गेनाइजेशन किस बेस पे करना है, ऑर्गेनाइजेशन का बेस आज के संदर्भ में अगर मैं बोलूं तो ऑर्गेनाइजेशन सोशल, समाज को हित करने के लिए, परिवार का हित करने के लिए, समाज का हित करने के लिए, और राष्ट्र का, देश का हित करने के लिए हमारा ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम सेवा वाले कौन से काम कर सकते, कौन से बढ़िया काम कर सकते, और ह्यूमैनिटी को हम कैसे डेवलप कर सकते, उसको कैसे हम अच्छे लेवल पे ले जा सकते, ये हमारा वर्क है। तो यहाँ से ही हमें बहुत सारी चीज़ों का ये मिलता है ना। तो अगर हम एक उदाहरण देखें कि राष्ट्रीय स्तर पे अगर ऑर्गेनाइजेशन रूप में अगर कोई काम करते तो भारतीय सांसद है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में सांसद है, ये ऑर्गेनाइजेशन बेस पे काम करते हैं ना। अगर लोकसभा देखे, राज्यसभा देखे, तो ये
ऑर्गेनाइजेशन रूप में काम करती है। या हम सामाजिक स्तर पे देखते तो आप देखेंगे कि महिलाओं की किटी पार्टी चल रही है, या कोई धार्मिक आयोजन हो रहे हैं, या युवाओं का कोई क्लब चल रहा है, तो ये एक सामाजिक स्तर के छोटे मोटे संगठन होते हैं, है ना। लेकिन आर्थिक स्तर पे अगर आपको कोई बिजनेस करना है तो यहाँ पर औद्योगिक संगठन होते हैं, व्यापारिक संगठन होते हैं। जैसे कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी करते हैं तो कंपनी तो बना लेते हैं, लेकिन दूसरे साइड में उसका ऑर्गेनाइजेशन होता है। जैसे ईएमए कॉर्पोरेशन था, तो ईएमए कॉर्पोरेशन ऐसा ही बड़ा नहीं हुआ, उसमें डेस्टर एगर नाम के व्यक्ति थे या बिल बिट थे, इन्होंने एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया। तो वो ऑर्गेनाइजेशन ही करता है, तो उसके बैक साइड में कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। तो जिसका जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है उतना बड़ा उसका इकोनॉमिक दायरा होता है। तो आप देखिए कि जापान जैसे लोग हैं, जापान ने क्या सीखा, जापान ने तथागत गौतम बुद्ध से यही सीखा, उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाना सीखा। तथागत ऑर्गेनाइजेशन के बहुत बड़े मास्टरमाइंड है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में जो डिसिप्लिन चाहिए, जो सोच चाहिए, जो कम्युनिकेशन चाहिए, वो सब सिखाते थे, वो सारा सिस्टम रहता था। इसलिए आज भी अगर आप जापान के अगर विहारों के अंदर में जाओ तो वो जूते भी अपने लाइन पे रखते हैं, बैठते भी है लाइन पे, उनका सिस्टम होता है, आने का सिस्टम, जाने का सिस्टम। और हमारे यहाँ पे तो भेड़ चाल होती है, मंदिरों के अंदर जाओ तो पता चला इसका जूता इधर, उसका जूता इधर, वो इधर भाग रहा, उधर भाग रहा, वो उधर दौड़ लगा रहा, उसको धक्का मुक्की कर रहा, वो कुछ नारे लगा रहा, कोई शराब पी की। तो हमारे यहाँ तो पूरा अव्यवस्थित काम है, हमारे यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है, अव्यवस्थित बना के रखा। हम लोगों का ऑर्गेनाइजेशन बेस पे हम लोग बहुत कच्चे लोग हैं, ऑर्गेनाइजेशन बेस पे वो लोग बहुत है, क्योंकि हमने अपने महापुरुषों को उस ढंग से नहीं समझा। दुनिया ने उसको लिया, लेकिन हमने उसको लिया कि इन्होंने वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था क्यों खत्म की, क्योंकि तथागत ने ये देखा कि वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था से जो ऑर्गेनाइजेशन बन रहे हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहे हैं कि समाज के अंदर में द्वेष पैदा कर रहे हैं, वो एक समानता का भाव। तो तथागत का ऑर्गेनाइजेशन बेस बनाने का मूल उद्देश्य था निब्बान, मोक्ष। तो मोक्ष को जो रोकने वाली चीजें थी उसका सबका विरोध किया उन्होंने, मुक्ति को, आपके जो दुख निर्वाण करता है। तो तथागत का ऑर्गेनाइजेशन बनाने का ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है। उस ऑब्जेक्ट के अंदर में जो भी फिट नहीं हुआ उसका उन्होंने विरोध किया। उन्होंने बोला चोरी करने से लोगों की हानि हो रही थी, चोरी का विरोध किया। पशु हत्या करने से नेचर को नाश हो रहा है, तो उन्होंने कहा पशु हत्या का विरोध किया। बलात्कार करने से उन्होंने कहा कि ये सामाजिक व्यवस्था चरमरा जा रही, तो उन्होंने बोला बलात्कार करना सही नहीं है, आप वो इसी प्रेम से कर सकते हो। चोरी करने से सोशल ढांचा खराब हो रहा, तो उन्होंने कहा चोरी का विरोध किया। तो उन्होंने हर उस चीज का विरोध किया है कि जो सोशल को डिस्टर्ब कर रही थी, उस ऑब्जेक्ट को डिस्टर्ब कर रही थी। तो उनका ऑर्गेनाइजेशन बनाने का एक बहुत बड़ा लक्ष्य होता है। किसी का ऑर्गेनाइजेशन बनाने का एक लक्ष्य होता है कि विशेष समूह का इस देश के ऊपर कब्जा हो जाए। तो उस तरीके से जैसे अंग्रेज आए थे तो 1 लाख थे, लेकिन उनका ऑब्जेक्ट क्या था कि मुझे इस देश पे कब्जा करना है। तो उन्होंने उस तरीके से व्यापारिक के रूप में आए, उन्होंने यहाँ के समूह के जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था को समझा, उन्होंने टूटाटूट को देखा, उन्होंने धर्मों को देखा कि उसका कैसे हम किसको अपने पक्ष में ला सकते, किसको अपने विरोध में कर सकते। उन्होंने उस तरीके से ये किया, मुगलों ने उस तरीके से किया, है ना, यहाँ के ब्राह्मणों ने इस तरीके से किया, जैनियों ने इस तरीके से। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से ऑर्गेनाइजेशन चलाए। तो आपका ऑब्जेक्ट क्या है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो बाबा साहब का ऑब्जेक्ट क्या था? बाबा साहब का ऑब्जेक्ट था इस देश की उन्नति करना। तो बाबा साहब ने जो ऑर्गेनाइजेशन बनाए, उस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कुछ अलग था। अभी लोग नेपाल की क्रांति का, उधर नेपाल में बहुत बड़ी क्रांति हो गई, ये हो गया। मैंने कहा क्या खाक की क्रांति हो गई? संसद भवन जलाया जा रहा है, कोई बैंक जलाया जा रहा है, इसको मारा जा रहा है, लुटा जा रहा है, वो कोई क्रांति है? वो तो गुंडागर्दी है। वो गुंडागर्दी और क्रांति में बहुत अंतर होता है। गुंडागर्दी और क्रांति में आप गुंडा तत्व करके भी आप कोई क्रांति खड़ी कर सकते हैं, लेकिन परमानेंट क्रांति नहीं होती है। वहां पे और दूसरे को चांस मिलेगा, वो दूसरा ही वही करेगा। तो तथागत हो, बाबा साहब हो, सम्राट अशोक हो, या हमारे जितने महापुरुष हैं कि जिन्होंने जो क्रांति, वो स्थायी क्रांति, परमानेंट क्रांति, नेचर के साथ मिलकर क्रांति करने की कोशिश की। इसलिए भारत को विश्व का गुरु कहा जाता है। विश्व का गुरु इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि ये शांति का प्रेरणादायक रहा है। हमारे यहाँ पे खूनी क्रांतियां बहुत कम हुई, वो नासमझी के कारण हुई है, वो अलग चीज है थोड़ी बहुत, है ना। लेकिन हमारे यहाँ पे शांति की क्रांति वर्ल्ड वाइड हुई है हमारे देश का, इसलिए नाम विश्व के अंदर में लिया जाता है। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन को बड़े विस्तृत रूप से समझने की जरूरत है। लोग बाबा साहब का नारा देते हैं बहुत बढ़िया तरीके से खड़े होके कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो, आंदोलन करो। लेकिन उनको यही नहीं मालूम होता है कि संगठन करने का क्या उद्देश्य है। अनपढ़ लोगों के हाथ में बहुत अच्छी चीज भी अगर दे दो तो वो क्या करेंगे? उसका काम लगा देंगे, उसका काम लगा देंगे। इसलिए शिक्षा बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। तो फर्स्ट नारा होता है शिक्षित करना, एजुकेटेड करना। तो यहाँ पर
हम लोगों ने छोटे स्तर पे ये चीज समझने की कोशिश की कि संगठन क्या होता है ना, और इसको हमने थोड़ा शॉर्ट में समझने की कोशिश की। अभी हम एजुकेशन पर थोड़ा बात करेंगे। तो एजुकेशन, शिक्षा का मतलब क्या होता है? शिक्षा का मतलब जो एजुकेटेड शब्द है वो उसका जो इंग्लिश से आया है, और इंग्लिश में उसका बहुत अच्छा मीनिंग है, वो होता है डीपली अंडरस्टैंडिंग। अब डीपली अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है कि डीप ज्ञान का जो भंडार होता है व्यक्ति के डीप के अंदर में होता है। तो आपने ये देखा होगा कि जब थॉमस एडिसन अल्वा को कोई रिसर्च करना होता था, या कोई मान के चलो कोई वैज्ञानिक है, वो एक अंधेरे कमरे में जाते हैं या एकांत कमरे में जाते हैं जहाँ बल्ब जल रहा होता है, वो ध्यान की अवस्था में जाते हैं। लोगों को लगता है कि वो आराम कर रहे हैं, आराम नहीं कर रहे, वो चिंतन मनन कर रहे हैं, एक एक थॉट को देख रहे हैं और एक एक चीज को समझते हैं। बहुत माइनेटली होता है, बहुत कॉन्सेंट्रेट लगता है, बहुत कॉन्सेंट्रेशन होता है वहां पर। तो जो रिसर्च वाले लोग होते हैं वो एकांत एरिया के अंदर में, जितने भी आपने साधु संत देखे होंगे कि ये जंगलों में रहते थे, पहाड़ों में रहते थे या गुफाओं में रहते थे, उसका रीजन ये नहीं था कि वो पागल थे, वो रिसर्च करते थे, वो किसी चीज पे चिंतन मनन करते थे। चिंतन मनन करने के लिए उस समय तो यूनिवर्सिटीज नहीं थी, उस समय तो एकांत कमरे नहीं थे। आज तो बहुत सारे एकांत कमरे हैं, एसी लगी है, तो आप वही काम उस एकांत कमरों के अंदर में कर सकते हैं। अपने घरों के अंदर में भूमिगत आप कमरे बना सकते हैं। जैसे संत कबीर साहब का जो कमरा था वो नीचे लेवल पे था, भूमिगत था, वहां जाके वो रिसर्च करते थे। तो रिसर्च और डेवलपमेंट, अपने आप को डेवलपमेंट करना, रिसर्च और डेवलपमेंट करना, एजुकेशन का मतलब ही होता है रिसर्च करना और डेवलपमेंट करना। किसको डेवलपमेंट करना? पहले खुद का डेवलपमेंट करना। अगर आपने अपना ही डेवलपमेंट नहीं किया तो आपको जितनी चीजें पता है उतनी चीज आप प्रचार प्रसार करोगे। और सबसे ज्यादा लोग जो अनडेवलप्ड लोग हैं वो सबसे ज्यादा गाली देने का काम करते है ना। भाषणों में जो जितना ज्यादा गाली देता तो समझ जाओ वो गाली क्यों दे रहा है, क्योंकि उस समय वो अनडेवलप्ड है। डेवलप आदमी के अंदर से वाणी जो निकलेगी वो सुगंधित अच्छी निकलेगी, मधुर निकलेगी, बहुत मतलब बांसुरी जैसी निकले, सुनने में बड़ा आनंद आएगा। अनडेवलप आदमी होगा तो कर्कश होगा, उसके मुंह से दुर्गंध निकलेगी, आपको लगेगा कि कहां पर आ गया मैं, किस चीज पे आ गया। आप समझ जाओ अनडेवलप्ड आदमी, डेवलप्ड आदमी, अनडेवलप्ड आदमी, उसके अंतर से, उसके डीपली अंडरस्टैंडिंग से पता चलता है। इसलिए अपने आप को डेवलप करना। तो ये जो हमारे महापुरुष है जो एजुकेशन की बात करते हैं, एजुकेशन का मतलब है कि इंसान को तैयार करना, क्योंकि वही इंसान हमारे लिए एसेट बन सकता है कि जो डेवलप्ड है। अनडेवलप्ड आदमी हमारे लिए लाइबिलिटी बनता है, और लाइबिलिटी भी बनता है और कभी कभी तो सत्य का नाश का कारण भी बनता है ना। जहां पर पुलिस, कानून और इसकी जरूरत पड़ रही है उसका कारण है अनडेवलप्ड लोग। अनडेवलप्ड लोगों को कंट्रोल करने के लिए ही कानून होता है। डेवलप आदमी के लिए क्या होगा? डेवलप आदमी को कंट्रोल ही नहीं करना पड़ता, वो तो डिसिप्लिन से चलता है। वो तो दूसरे को कुछ सहयोग करना चाहता है, दूसरे का कुछ अच्छा करना चाहता है। वो तो अपना भला करता है कि अपने भले में से दूसरे का भी भला, क्योंकि उसका मैत्री के तरंगे बहुत ज्यादा तेज होती है, बहुत ज्यादा होती है। वो इन्वायरमेंट के साथ जुड़ा होता है, वो तो सूरज के साथ जुड़ा होता है, धरती के साथ जुड़ा होता है, वो तो हवा के साथ जुड़ा होता है, पानी के साथ जुड़ा, पूरा ब्रह्मांड के साथ जुड़ा होता है। उसका तो नेटवर्क बड़ा तगड़ा होता है। इसलिए तो महान संत, महान पुरुष, संत का मतलब शांत पुरुष है ना, जो व्यवहार के अंदर में जैसे सूरज कोई भेदभाव नहीं करता है ना। पृथ्वी के अंदर में जाओ तो वो कोई ये नहीं करती, वो सबको भोजन दे रही, सबको, तो वो तो बहुत दानशील होती है, दानशील है, पृथ्वी दानशील है। हवा किसी के साथ भेद नहीं कर रही हो, सबको ऑक्सीजन दे रही। ब्रह्मांड का रूप ही अलग है, ब्रह्मांड का रूप ही अलग है। इसलिए आपके अंदर में जो परम तत्व है, परम तत्व है, आपका जो चेतन तत्व है, ये ब्रह्मांड का रूप है, ये ब्रह्मांड का रूप। और जितनी भी चीजें टेम्पररी है, ये टेम्पररी चीजें ब्रह्मांडीय नहीं है, ये अनित्य है, ये अनित्य है। लेकिन अनित्यता के अंदर भी डेवलपमेंट है। अनित्यता को डेवलप करते करते ही आप नित्यता की तरफ जाओगे। तो जो टाइमलेस जोन है, टाइमलेस जोन, जो चेतन है, जो मूल चेतन है, जो मूल आपका बिंदु है, जो मूल आपकी गहराई है, वो गहराई ही उस बिंदु के लेवल पर है जहां पर टाइमलेस जोन है। मेरी खोज नहीं बोलूंगा, हमारे महापुरुषों की खोज कहूंगा, लेकिन मैं उसका व्याख्यान कर रहा हूं। अकाल, अकाल, सत श्री अकाल, सत यानी सत्य, श्री यानी कहां, सिर यानी सिर में जो आपका माइंड है, चित्त है, जहां से आपकी पूरी एनर्जी बहती। सत श्री अकाल, अकाल यानी जहां पे काल नहीं है, जहां सत्य का वास होता है,
उस अकाल के एरिया की बात की है। इसलिए हम सुबह सुबह गुरुवाणी की बात जब करते सत श्री अकाल, अब सत श्री अकाल हमारे लिए एक नारा बन जाता है। जय श्री राम, जय जय यानी विजय, श्री सिर के अंदर में राम यानी पीवत राम रस लागी कुमारी, उस जय श्री राम। लेकिन उस नारे को हमने आतंकवादी नारा बना दिया। मुसलमानों को पीटना है तो जय श्री राम बोलते हैं, किसी को गुंडागर्दी करना है जय श्री राम बोलते, गाली देना है जय श्री राम बोलते, किसी को भड़काना है जय श्री राम। उस संतों के नारे को हमने आतंकवाद का नारा बना दिया। क्योंकि हमारी जितनी सोच होती है, जितना हमारा लेवल होता है, जितना हमारा डेवलप होता है, उस नारे को हम वैसा बना देते हैं और उसका वैसा उपयोग करते हैं। इसलिए लोग अपने अपने अनुसार हर चीज की परिभाषा करते, अपने अपने अनुसार अपनी परिभाषा करते। इसलिए तो असमंजस्य पैदा होता है, इसलिए तो हम डिवाइडेड होते हैं और डिवाइडेड होने के कारण तो हम पीड़ित हैं। इसलिए तो वर्ग बनते हैं और एक वर्ग का संघर्ष तैयार होता है और इसीलिए ये घटना होती है। एक समूह दूसरे समूह का बेइज्जती करता है और क्या चीज के लिए कर रहा है, किस चीज के लिए कर रहा है, कि हम जमीन के लिए लड़ रहे हैं। कहाँ जमीन के लिए, कौन सी जमीन के लिए लड़ रहे हैं? एक जमीन के टुकड़े के लिए। तुमने उसे बनाया नहीं, अपने साथ भी नहीं ले जाओगे, केवल कागज है, वो कागज है, लेकिन उस कागज के लिए मेरा अधिकार, मेरी जमीन, मेरा मकान, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी पार्टी, मेरा 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 मेरा। लेकिन यहाँ पे मेरा कुछ नहीं है, यहाँ पे मेरा कुछ भी नहीं है। जब डीपली अंडरस्टैंडिंग करोगे तो आपको लगेगा कि ये सारा ही ब्रह्मांड का है और मैं भी ब्रह्मांड का ही हूं, तो ये सारी चीज मेरी है और सारी चीज मेरी नहीं। तो तथागत ने एजुकेशन के रूप में पहला सिद्धांत दिया अनित्यता। अनित्यता सिद्धांत देने का मूल कारण था कि कुछ चीजें अनित्य है, दुख अनित्य है, तभी तो आप सुख के एरिया में जाओगे। दुख परमानेंट नहीं है, लेकिन लोगों ने बोल दिया हमें परमानेंट है। जो सुसाइड करने वाला आदमी वो बोलता है दुख परमानेंट है, वो बोलता है ऐसा हो जाऊंगा, तब वो सुसाइड करता है, क्योंकि अज्ञानी है। जो ज्ञानी है वो बोलता है टेम्पररी है, दुख के बाद सुख भी आएगा, मैं इस दुख को कैसे दूर करूंगा। वो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है, अपने चित्त को कंट्रोल कर लेता है, तो उससे चित्त को गलत डायरेक्शन में नहीं जाने देता, क्योंकि वो ज्ञानी है। तो एजुकेशन का मतलब होता है कि अपने आप को सुरक्षित करना, अपने आप को सुरक्षित करना। अपने आप को कौन सुरक्षित करेगा? उसका डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट किसका होना होगा? चित्त का डेवलपमेंट होगा। चित्त एक दर्पण जैसा होता है, चित्त एक दर्पण जैसा होता है, जिसका चित्त जितना शुद्ध होगा उसको उतनी चीजें समझ में आएगी। इसलिए ज्ञानी लोग ध्यान क्यों करते हैं? ध्यान अपने चित्त के मैल को दूर करने के लिए करते। तो तथागत के मेडिटेशन का मतलब क्या है? विपश्यना का मेडिटेशन का मतलब क्या? चित्त के मैल को दूर करना। और शमत का मतलब क्या? चित्त को शांत करना। क्योंकि चित्त के मैल दूर होते तब विजडम आता है। वो विजडम के कारण आपको वो चीजों का सॉल्यूशन मिलता है जो चीजें आपको समझ नहीं आ रही थी, जो चीजें आपको दिख रहा था अंधेरा दिख रहा था, क्योंकि प्रकाश आ जाता है, अंदर से प्रकाश आ जाता है और प्रकाश आते ही अंधेरा दूर हो जाता है, तब प्रज्ञा का दीपक जलता है, तब तक प्रज्ञा का। तो तथागत कहते मुझे शीतल प्रकाश दिखा, मुझे इनलाइटमेंट हुआ, इनलाइटमेंट हुआ। शब्दों में पढ़ते हैं हम, शब्दों में पढ़ते हैं, समझते नहीं है, शब्दों में पढ़ते और शब्दों में रटन तोता बन जाते हैं और रटन तोता लेके भाषण देते कि तथागत को ज्ञान प्राप्त हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ। क्या ज्ञान प्राप्त हुआ? किस चीज की बोधि प्राप्त हुई? हमने समझने की कोशिश की, हमने तो उनका विरोध किया, क्योंकि वो हमारे कहीं ना कहीं दुर्गंध को दूर कर रहे थे, हमारी बुराई को दूर कर रहे थे। तो बुराई को दूर करने वाला हमें वो गुरु अच्छा नहीं लगता। हम अब स्कूल में जाते, अगर टीचर ने डांट दिया, घर में आते, हाँ मम्मी मेरे को टीचर ने डांट दिया, लेकिन ये नहीं बताते कि हमने शैतानी की थी, गलत चीज की थी, ये नहीं बताएंगे, अपनी बात नहीं बताएंगे, बोलेंगे वो टीचर खराब है, हम अच्छे हैं, वो टीचर खराब है ना। कई व्यापारिक संगठन में काम करेंगे, वो मेरा बॉस खराब है। हमने क्या बोला बॉस को? नहीं मालूम। हमने अच्छा व्यवहार, टाइम पे नहीं गए, नहीं नहीं हम तो सही है, हम तो जाएंगे। हम अपने बहानेबाजी करके हम अपने आप को अच्छा सिद्ध करने की कोशिश करते। इसमें विनाश किसका होता है? अपना होता है, क्योंकि हम अच्छी चीज को ग्रहण नहीं करते, हम अच्छी चीज को सीखते नहीं, हम अच्छी चीज को समझते नहीं। तो गुरु भी बोलता है जा तू, जा तू, तेरे हिसाब से पढ़, तेरे हिसाब से पढ़, तेरे हिसाब से जो कुछ कर, है ना, तू जैसा करना चाहता वैसे कर। वो गुरु सिखाएगा नहीं। शिष्य जब सीखने को तैयार होता तब गुरु आता है, गुरु आता। इसलिए श्रवण परंपरा, श्रवण यानी अच्छी चीज का श्रवण ग्रहण करने की परंपरा ही जैन परंपरा है और बुद्धिस्ट परंपरा है। अच्छी चीजों को ग्रहण करना महापुरुष ने ही सिखाया, श्रवण परंपरा। तो जो श्रवण बनता है, पहली शर्त है श्रवण, उसका और विस्तृत रूप हुआ श्रोतापन्न। मेरे एक आईपीएस दोस्त है, आईजी दोस्त है, बहुत बड़े ऑफिसर है। मैंने उसको श्रोतापन्न बोला कि भाई मैं श्रोतापन्न हुआ है, उनको बहुत अटक गया। उनको लगा इन्हें तो 10 दिन की विपश्यना भी नहीं की,
इन्होंने कैसे बोल दिया श्रोता? श्रोतापन्न एक सिंपल शब्द है, श्रोतापन्न सिंपल शब्द है। आपने ब्रह्मांड की शक्तियां, ब्रह्मांड की नॉलेज, ब्रह्मांड के एडाप्ट करना सीखा, समझना शुरू किया, आप उस स्रोत के अंदर में आ गए, अच्छाई के रास्ते में अंदर आ गए, अब आपको रास्ता मिलना चालू हो गया, उसको स्रोत का है। तो श्रोतापन्न होना मतलब एक मूर्ता के लेवल से एक लेवल आगे जाना, एक लेवल आगे जाना। लेकिन मैंने बोला श्रोतापन्न, तो उन्होंने कहा ये बहुत बड़ा लेवल है, तुम कैसे श्रोतापन्न हो सकते हो? तुम तो अपने आप को बहुत उचक रहे हो। गलती से बोल दिया, उनको सहन नहीं हुआ, क्योंकि उनको लगा मैं 30-30 दिन की उपासना करता, उनको लगा मैं तो बहुत ज्ञानी हूं, और मैंने उनके अहंकार पर चोट कर दी, मैंने उनके अहंकार पर चोट कर दी। इसलिए जो लोग अपने आप को ध्यान साधना में रत है, जो अपने आप को भगवे कपड़े पहन के तैयार है, जिन्होंने अपने आप को घोषित करके रखा है, घोषित संत करके रखा है, इनको जब हमारे जैसे साधारण आदमी कुछ बोलते हैं, इनको बड़ी चोट पहुंचती है। इनको लगता है इनके नाम के आगे तो आचार्य भी नहीं लिखा है, इनके नाम के आगे श्री श्री नहीं लिखा है, ये तो विपश्यनाचार्य भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है, तो सिंपल नाम से लेके घूम रहे। एक तो हमारे आगे पीछे चल रहे, हमको सर कह रहे, और ऊपर से बोल रहे कि हम ये जानकारी है, ये जानकारी है। लोग अपने से ज्ञानी, अपने से जानकार आदमी को सहन नहीं करते, क्योंकि अहंकारी होते हैं, अभिमानी होते हैं। मान, सम्मान और अभिमान में अंतर है। अभिमान का मतलब है मैं सब जानता हूं, मुझे सब पता है, मेरे से ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं है, मेरी सुनो। और ये जो पिरामिड सिस्टम है, जो बॉस बोलता है तो यस सर और नो सर वाला जो सिस्टम गवर्नमेंट के अंदर में चलता है ना, वही वाला सिस्टम लोग समाज के अंदर लाना चाहते, घर के अंदर भी लाना चाहते। बॉसगिरी का सिस्टम, अपनी बॉस की कुर्सी लेके घर के अंदर में भी आते, फादर के सामने बैठ के एक लात के ऊपर एक लात लेके बैठते एक चेयर में, और बोलते क्या गया पिताजी आज दिन भर, ऐसी बात करते हैं। और वो वहीं पर भी बॉसगिरी करते, माता के साथ में बातगिरी। वो माता के साथ, पिता के साथ बच्चे बन के नहीं आते, ऑफिसर बन के आते। और ये कौन करता है? हम लोग ही करते। मेरा बेटा बहुत बड़ा ऑफिसर हो गया, मेरा बेटा बहुत, बेटा तू कुर्सी पे बैठ, नीचे मत बैठ। उसको इतना चढ़ा देते, इतना चढ़ा देते, बाद में पता चलता कि वही बच्चा उन माता पिता को वृद्धाश्रम में ले जाता है, कि बोलते मेरी पत्नी नहीं रख रही। ये बहुत सारा कुटुंबीय जो ऑर्गेनाइजेशन है वो टूट रहे हैं, क्योंकि हमने कहीं नहीं कहीं उस नेचर के सिस्टम में जो गुरु का सम्मान था, माता पिता का सम्मान था, भाई बहनों का आदर सत्कार था, ये सब भुला के हम एक ऑर्गेनाइजेशन तोड़ने का काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें डीपली अंडरस्टैंडिंग नहीं है, डीपली हमने अपने आप को एजुकेटेड नहीं कहा। इसलिए महापुरुष अपने आप को पहले क्या करते थे? एजुकेटेड करते थे, एजुकेटेड करते थे। लोग हमारे पास में आए और हम लोग भटके, बोले कांजीराम जी ने तो ग्रेजुएशन किया, उससे आगे बढ़ने की क्या जरूरत है, आप तो तुम आंदोलन करो, तुम पढ़ो। हमने कहा ठीक है, लेकिन उस आदमी ने एक बहुत अच्छी बात कही, बोले महापुरुषों पर स्टडी करो, कॉलेज में जो चीज नहीं सिखाई जाएगी तुम वो सीखो। हमने कहा लाओ ग्रंथ, कौन कौन से पढ़ना है, कौन कौन से जो शिक्षा में नहीं है, शामिल नहीं है, एजुकेशन में शामिल नहीं। हमने स्वतंत्र रूप से स्टडी की। हमने कहा ये ग्रंथ लाओ, इस महापुरुष पे जाओ, इसको सुनो, उसको सुनो, ये ध्यान करो, वो ध्यान करो। स्वतंत्र हो गए, ध्यान करने लग गए, काम करने लग गए, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में गए। अच्छी चीज क्या हुई? एक फ्रीडम डेवलप हुई, हमको एक दिखने का नजरिया डेवलप हुआ। आज हमें पता चलता है कि लोग ये कहते हैं वो समाज खराब है, वो लोग खराब है, ये खराब है। मैंने कहा वो बात बाद में करना, पहले तुम क्या हो पहले ये करो, क्योंकि तुम्हारा प्रतिबिंब तुम्हें बाहर वैसे ही दिखेगा, तुम्हारी जड़ें जहां पर होगी वहां पर ही दिखेगा। तुम्हारे पास में जो चीज है वही लोगों को दोगे और वही चीज तुम निर्माण करोगे। अगर नहीं भी होगी तो वैसे ही लोगों को तैयार कर लोगे। जुआ खेलने वाला आदमी जुआरियों को ले आता है, उसको पता नहीं चलता, वो ले आता है। वेश्यागमन करने वाली महिला अपने साथ में 10-20 वेश्या और खड़ी कर लेती है। गुंडे लोग अगर है, चोरी करने वाले, वो टीम तैयार कर लेते हैं। इसलिए क्या होते? सबके ऑर्गेनाइजेशन होते और सब एक दूसरे के साथ में नैतिकवान होते, ईमानदार होते, ईमानदार होते। चोरी करने वाला भी बोलता है कि वहां से इतनी चोरी करके लाया, इतना इतना आपस में बांटना है। आपने कभी कभी पकड़ा, ये क्या होगा कि चोरों का टीम पकड़ा गया, बोले क्या कारण पकड़ा गया? कि हिस्सेदारी बांट रहे थे, हिस्सेदारी बांट रहे थे। चोरी किया हुआ इतना दम, एक ने झूठ बोला कि इतना लाया और इतना ये किया, तो वहां पे भी सत्यता चलती है। लेकिन सत्यता पवित्र होनी चाहिए, सत्यता पवित्र होनी चाहिए। तथागत कहती कि उसका उद्देश्य है आपका मोक्ष मिलना चाहिए। उस काम के अंदर से जो कर्म बने वो अच्छे कर्म बनने चाहिए, गलत कर्म नहीं बनने चाहिए। इसलिए इस संसार में दंगा फसाद करने वाले रोकने के लिए, चोरी करने की घटना रोकने के लिए ज्ञानी लोगों की जरूरत है, उनके प्रचार प्रसार के प्रवचनों की जरूरत है, ताकि हम ये गटर मस्ती करने वाले लोग, सिस्टम को बिगाड़ने वाले लोग, लोगों को परेशान करने वाले लोग, लोगों के शांति भंग करने वाले लोग इसको रोक सके, इसको रोक सके।
और ये किसी जाति समूह का निर्धारण नहीं होता कि इस जाति का आदमी बदमाश होता है और उस जाति का, ऐसा कुछ नहीं। इंसान में कोई जाति नहीं होती, इंसान इंसान होता है। तुम अपने फायदे के लिए जातियां बनाते हो, तुम अपने फायदे के लिए टीम बनाते हो, तुम अपने फायदे के लिए करते हो, वो फायदा अलग चीज है। लेकिन नेचर के हिसाब से ये करो, नेचर के हिसाब में सब एक है, सब समान है। तो इसलिए समानता का सिद्धांत लागू है, समानता, है ना। तो सोशल डेवलपमेंट, एजुकेशन का मतलब है सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट करना, सोशल डेवलपमेंट कब होगा? जब अपना आपको जानोगे, जब आप अत्यदीप भव होगे, जब आप अपना दीपक बनोगे। अब दीपक का मतलब प्रकाश भी होता है, दीपक का मतलब अंडरस्टैंडिंग भी करना होता है, दीपक का मतलब होता है अपना संरक्षण भी करना है। दीपक संरक्षण करने के लिए होता है, क्योंकि अंधेरा दूर हो जाता है, उजाला दिखता है। तो अंधेरे के कारण जो आपको दिखने वाला नहीं था वो दिख जाता है। इसलिए तो कहा कि जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होने वाली मेरी शिक्षा है। तो तथागत का ऑर्गेनाइजेशन बनाने का एक ऑब्जेक्ट है, तथागत का एजुकेशन अलग है ना। तो वो एजुकेशन को हमें समझना होगा। हम अपना एजुकेशन अलग अलग लेवल पे लेते हैं। जैसे आज के डेट में हम लोग कॉलेज विश्वविद्यालय में ये करते हैं, तो कुछ रिसर्च करने के लिए करते हैं, कुछ जैसे शोध संस्थान है हमारे यहाँ पे, जैसे IIT है, IIM है, एम्स है। ये क्या है? एम्स डॉक्टरी पे शोध करता है, IIT अलग चीज़ पे, टेक्नोलॉजी पे, IIM मैनेजमेंट पे शोध करता है ना। तो हम अपने ऑब्जेक्ट को तय करें, उसके अनुसार अपना एजुकेशन लें। ऑब्जेक्ट को तय करें, उसके अनुसार अपने आप को एजुकेटेड करें और उसके अनुसार अपना डेवलपमेंट करें। लेकिन उस डेवलपमेंट के अंदर में ये चीज़ को कभी नहीं भूले, नेचर के नियम को कभी नहीं भूले, नेचर के लाज को कभी नहीं भूले, मैत्री को कभी नहीं भूले। इसलिए तथागत ने कहा धम्म दान सब दानों से बढ़ के, क्योंकि आदमी को आदमी बनाता है, आदमी को आदमी बनाता है। डॉक्टर बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन डॉक्टर अगर नैतिकवान नहीं है तो पता चला कि वो एक डॉक्टर था, उस डॉक्टर ने पता चला कि कोरोना समय में लोगों की किडनियां निकाल के बेची, है ना, जबरदस्ती मार के, वो बाद में पकड़ा गया। और कुछ लोगों ने जो 2000 का इंजेक्शन था 5000 का 80 हजार में बेचा, वो डॉक्टर ही थे, वो लोग ही थे। डॉक्टर बनना अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ में मॉरलिटी होना जरूरी है, मानवता जरूरी है। अगर मानवता नहीं है तो अच्छा डॉक्टर तो है लेकिन बदमाश भी हो सकता है। राजनेता बनना जरूरी है, लेकिन राजनेता के अंदर मॉरलिटी नहीं है तो पूरा का पूरा फंड गायब कर देगा, पुल बना देगा, पुल के अंदर से पता चला कि मटेरियली बोले इतना कमीशन चाहिए, ठेकेदार बोलेगा इतना कमीशन देना है, 50% देना है, क्या करूंगा, कितना बच रहा है, तो क्या कम से कम लगाओ, इसलिए तुम्हारे पुल गिर रहे। क्यों? क्योंकि वहां पे मटेरियल नहीं लग रहा, कई लोगों की हानि हो रही, क्योंकि हम यही नहीं होने देना चाहते, क्योंकि सिस्टम एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं हम इस टीम को जाके शराब पिलाना सिखाएंगे, उसको गलत चीज सिखाएंगे, सिखाओ। फिर क्या होता है? शराब पीना वही सीखता है, फिर वो ड्राइवर की ट्रेनिंग लेता है और किसी गाड़ी का ड्राइवर बनता है और उसी गाड़ी में तुम बैठते हो। सोचो क्या हुआ, तुमने ही शराब पिलाया उस टीम को जाके, तुमने ही गलत काम सिखाया और अब तुम्हारे ऊपर आ रही। नेचर का नियम कॉज और इफेक्ट के लॉ पे चलता है, इसलिए बोने से पहले ध्यान रखना, उसका फल आता है। तुम्हें जो पेड़ चाहिए उसी का बीज डालना। इसलिए संरक्षण करना उन अच्छे पेड़ों का, काटेले या गलत जहरीले पेड़ उसको उखाड़ के फेंको, उसको अच्छे पेड़ों के साथ मत पलने दो, क्योंकि वो लास्ट में आके जहर के पेड़ देंगे। इसको साइड में उखाड़ के फेंको, अच्छे पेड़ों को पानी दो, खाद दो, फल आने दो, उस फल को जनता को खिलाओ, परिवार को खिलाओ और समृद्ध बनाओ। हमने विचारों का विरोध नहीं करना है, गलत विचारों का विरोध करना है। हमें संगठनों का विरोध नहीं करना है, गलत संगठनों का विरोध करना है। हमें राजनीति का विरोध नहीं करना है, गलत राजनेता की गलत वर्किंग का विरोध करना है। हमने न्यायाधीशों का विरोध नहीं करना है, न्यायाधीशों का जो गलत चरित्र है उसका विरोध करना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया गया? ये जो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब सिस्टम क्यों बनाया गया? कि नेचर के सिस्टम को समझो, नेचर के सिस्टम को, ह्यूमैनिटी को। इसलिए मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स को नंबर 1 पे कॉन्स्टिट्यूशन में रखा है। फंडामेंटल राइट, कम से कम किसी का पानी पीने का अधिकार, जीने का अधिकार,
जगने का अधिकार, शिक्षा लेने का अधिकार, बोलने का अधिकार है ना, लेकिन उसके साथ में डिसिप्लिन भी है, रिस्ट्रिक्शंस भी है। मौलिक अधिकार को मिले हैं, लेकिन मौलिक अधिकार के साथ में रिस्ट्रिक्शंस भी है। ऑर्गेनाइजेशन तो बनाना है, लेकिन देश के विरोध में काम करने के लिए नहीं बनाना है। तुम बोलोगे कि हम इस देश के अंदर इस धर्म का राष्ट्र लाएंगे, ठीक है, उस धर्म का राष्ट्र, तुम्हारे धर्म की फिलॉसफी क्या है? तुम्हारे धर्म की फिलॉसफी और वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था है, तो क्या तुम्हारा धर्म ये चला पाएगा देश? तुम्हारी धर्म की फिलॉसफी ये बोलती है कि मेरे धर्म के लोग इंसान है और बाकी दूसरे को तो मारना पीटना है, तो क्या तुम ऐसा धर्म बना के लाओगे? हमें धर्म की जरूरत नहीं, हमें धम्म की जरूरत है। धम्म यानी होता है नेचुरल प्रिंसिपल्स, है ना। तथागत ने धर्म वर्म नहीं दिया, तथागत ने धम्म दिया। लोग प्रचार करते बुद्ध धर्म, बुद्ध धर्म नहीं, तथागत का धम्म है। डीपली अंडरस्टैंडिंग करोगे, धम्म है, लॉ ऑफ नेचर है। इसलिए पूरे के पूरे धर्म उसके अंदर में जाके समा जाएंगे तो समुद्र जैसा है, वो समुद्र जैसा है। और ये लॉ ऑफ नेचर के अगेंस्ट में नहीं जाता। तथागत ने कहा सारी चीज बदलाव हो सकते, लॉ ऑफ नेचर नहीं बदलेगा। आकर्षण का नियम है वही रहेगा, उसको अंडरस्टैंडिंग करो। उसको बीज का नियम है वही रहेगा, उसको अंडरस्टैंडिंग करो, समझो। कोई अगर आता है बोले बीज का नियम बदल गया है, तो तथागत कहते हैं ऐसी चीजों में संघ को ध्यान देना चाहिए। ऐसी चीजों में संघ को ध्यान देना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, समझा समझा के, पहले खुद ही समझना चाहिए। इसलिए जो निर्वाण है, तथागत का जो निर्वाण है, दुख मुक्ति का जो मार्ग है, वो वेल डिफाइंड है। अष्टांग मार्ग वेल डिफाइंड है। और मैं तो ये कहता हूँ अष्टांग मार्ग पर सरकार ने रिसर्च सेंटर डेवलप करने चाहिए, क्योंकि इससे जो चीजें निर्माण होगी, जो चीजें ज्ञानी बनेंगे, केवल ऐसा प्रचार प्रसार मत करो कि तथागत ने घर छोड़ के गए थे, 3 चीवर लेके गए थे, ऐसा एक छोटा प्रचार करने का एक तरीका है। तथागत ये चाहते थे कि कौन सी चीज डुप्लीकेशन है, कौन सी चीज डुप्लीकेट हो सकती है। तथागत राजा महाराजा के बेटे थे, वो चाहते तो अपने पिताजी को बोलते मुझे बोधि ज्ञान प्राप्त हुआ, लेकिन मुझे एक रथ मंगा दो, मेरे लिए एक महल बना दो और सारी दासियां सब लगा दो, लगा सकते थे। लेकिन उनको अपने धम्म का प्रचार प्रसार करना था, उनको डुप्लीकेशन करना था। उनको लगा ये मैं अकेला तो कर सकता हूं, बाकी लोगों के लिए कैसे कर सकूंगा, क्योंकि मुझे तो टीम बनानी। तो उन्होंने कहा 3 चीवर, बस 3 चीवर काफी है। भोजन बनाते रहेंगे तो कमाने के लिए जाना पड़ेगा, सारा काम उसी में लगेगा, इधर से पैसा लाओ, उधर से घर बनाओ, ये कराओ वो करो। बोले क्या करना है, भिक्षाटन करो, जिनके घर में बना है उनके घर के सामने जाओ और सामने जाके माई भिक्षान दी बोल दो, और 5 घरों में जाओ, जो भोजन मिला उसको ग्रहण करो और सारा समय ज्ञान अर्जन करने में और प्रचार प्रसार में लगाओ, मानवता की सेवा में लगाओ, अपने आप को अपने ज्ञान की उच्च स्थिति में जाने के लिए लगाओ। तो समाज सेवा निर्माण करने के लिए, सामाजिक सेवा करने के लिए, अपनी सेवा, अपना दुख दूर करने के लिए, समाज का दुख दूर करने के लिए वो संघ था। मठाधीश बनने के लिए नहीं कि दादा बनने के लिए, जो आज के भिक्षु आके बोलते हैं। मेरे लिए तो उसको बुलाया नहीं खाने के लिए, ये उपासक कैसे हो गए, मुझे बुलाया नहीं उन्होंने। अब बुलाया तो वो खाने में ऐसे ही दिया, दान नहीं दिया उसने। अरे तुम तथागत के शिष्य हो कि मठाधीश हो? महाराज बन के आए हो, राजा बन के आए तो राजा बनने जाओ। हम आपका सम्मान करते हैं, अपन नहीं करना चाहते, आप हमारे गुरु हो, लेकिन आप उस गुरु परंपरा का पालन करो। हो सकता है उस घर के अंदर में दाना ही नहीं हो, वो कोई विपत्ति में पड़ा हो, उस दुखी आदमी को आपको सपोर्ट करना चाहिए, आपको सपोर्ट करना चाहिए। थाईलैंड के भिक्षु हैं, उनका 100 एकड़ के अंदर में अपने मठ है, वहां पे एजुकेशन है, उनका पेपर भी चलता है, उनके हॉस्पिटल भी है, और आपको उनकी एम्बुलेंस भी है। मैं एक भिक्षु से मिला, बोले हमारी एम्बुलेंस है, अगर कोई हमें पता चलता कोई बीमार है तो हम फटाफट अपनी एम्बुलेंस भेजते, जाते उसको एडमिट करते, एक्सीडेंट हुआ हम फटाफट पकड़ क्या लाते उसको और उसको ठीक करते। हम लोगों को एजुकेशन करते, समाज सेवा करते। तो बाबा साहब ने जो विहार बनाने की कल्पना की थी, जो एजुकेशन की कल्पना की थी, वो काय के लिए की थी? समाज सेवा करने के लिए। तो बाबा साहब का एजुकेशन लेने का ऑब्जेक्ट क्या था? सामाजिक सेवा के हिसाब से, देश की सेवा के हिसाब से ऐसा ऑर्गेनाइजेशन करना और उसके लिए आंदोलन करना। मैं आंदोलन की तरफ बाद में आऊंगा, अभी हमारा एजुकेशन वाला ही चैप्टर चल रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मुझे भी बड़ा मजा आ रहा है बोलने में, मुझे भी बड़ा बोलने में मजा आ रहा है, क्योंकि एक्चुअल में मुझे एजुकेशन लेने का अवसर नहीं मिला, कम अवसर मिला, एजुकेशन लेने का अवसर नहीं मिला। आज मैं कक्षाओं में जाता हूँ, अभी अभी मैंने लॉ कंप्लीट किया, मैंने लॉ कंप्लीट किया, और लॉ कंप्लीट इसलिए किया क्योंकि पता चला कि रियल इस्टेट के व्यवसाय के अंदर में जो कुछ गड़बड़ियाँ लोग कर रहे हैं, तो मैंने कहा लॉ का जानना जरूरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा चोरी चकारी जो हो रही है वो रियल इस्टेट में हो रही है। रियल इस्टेट के अंदर में सबसे ज़्यादा
ज्ञानी लोग घुस गए हैं, सबसे ज्यादा बदमाश लोग भी घुस गए हैं, क्योंकि बहुत कीमती चीज हो गई। हमारी जो चीज पहले लाखों की थी वो करोड़ों की हो गई, तो लोगों का ध्यान भी गया। अब हम खरीद नहीं सकते तो लूट कैसे सकते हैं, खरीद नहीं सकते तो लूट कैसे सकते हैं, इसलिए वो भी एजुकेशन जरूरी है। अब कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन को बाईपास करके हम इसको कैसे कर सकते हैं, तो न्यायाधीश को पढ़ाओ, है ना, तो उसको पढ़ाने वाला एजुकेशन, वो वकीलों का एक टीम, कैसे कैसे गठजोड़ होगा, क्या क्या न्याय कैसा आएगा, किसके हिसाब से कैसे करेंगे, तो सारे चोरों का भी एक टीम बन जाता है और अच्छे लोगों का भी एक टीम बन जाता है। लेकिन आपको किसके साथ रहना, आपको अच्छे लोगों के साथ रहना है। ये चीज ध्यान रखना, अगर आपको प्रोग्रेस करना है, आपको प्रोग्रेस करना है, अच्छे लोगों के साथ रहना है, अच्छे नैतिकवान लोगों के साथ रहना है ना, क्योंकि आपका सगा भाई भी हो, अगर वो नैतिकवान नहीं है, अगर वो बोलता है कि मेरा भलाई हो, मेरे भाई का कुछ भी हो जाए चलेगा, मेरी भलाई हो, तो वो संगठन में आपके साथ ज्यादा लंबा टिकेगा नहीं, और टिकेगा भी तो आपके लूप होल पॉइंट सामने वाले को बता देगा और आपको उससे नुकसान हो सकता है। इसलिए संगठन बनाने के लिए सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है एजुकेशन के लिए, तो एजुकेशन वाले उस लेवल के लोग होना चाहिए। वॉरेन बफेट अपना संगठन बनाता है, लेकिन एजुकेटेड लोग, कैसे एजुकेटेड लोग, वो चेक काट के देता है, 1 अरब का चेक दे देता है, 100 करोड़ का चेक दे देता है, दर्द के साथ देता है, लेकिन उसको मालूम है कि इनको, जिसको मैंने सीईओ बनाया, इस कंपनी का डायरेक्टर बनाया, इस कंपनी का मैंने होल्डिंग बनाया, ये आदमी चरित्रवान आदमी है, ये नैतिकवान आदमी है, ये कुछ अच्छा ही करेगा, ये अच्छा ही करके लाएगा, उसको मालूम है, उसके पास में वो दृष्टिकोण है, इसलिए 80-80, 85 कंपनियां संभाल रहा है, इसलिए वर्ल्ड का रिचेस्ट नंबर 2 पे है, और इसलिए पैसों की कोई कमी नहीं, क्योंकि उसने वो चीज सीखी। तो आप अगर डीपली अंडरस्टैंडिंग करोगे, डीपली समझोगे, तो करोड़पति, अरबपति, महाअरबपति बन जाओगे। किसने बोला होगा आप? इस ब्रह्मांड ने को अगर आपने इस ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ अपनी ऊर्जा को कनेक्टेड कर दिया, तो आपको पूरी ब्रह्मांडीय ऊर्जा मिल जाएगी, आपको पूरा ब्रह्मांड का सिस्टम मिलेगा। फिर आपको अरबपति, खरबपति बनने से कौन रोक रहा है? कोई नहीं रोकेगा, वो परमानेंटली बनोगे, परमानेंटली बनोगे। तथागत के वचनों को समझना पड़ेगा, इसलिए सम्राट अशोक जैसा राजा तैयार हुआ, वचनों के कारण, डायरेक्शन के कारण, ऑर्गेनाइजेशन बनाने की प्रक्रिया के कारण। क्योंकि सम्राट अशोक ने केवल मारकाट करने का एजुकेशन नहीं था, उसके पास मैत्री का भी एजुकेशन आ गया, संगठन बनाने का एजुकेशन आ गया, और उसने कई राजाओं से बातचीत करके, उसका दिल बहलाकर, उससे मैत्री करके अपने इसमें शामिल कर ली। क्या अच्छा है? किसी को मारकाट करके, गाली गलौज करके उसको अपने टीम में शामिल करना, उसका साम्राज्य शामिल करना, या दोस्ती करके अच्छाई के रास्ते पे आ जाओ भाई, तुम हम साथ मिलकर काम करेंगे, अपने बड़ा काम करेंगे। क्या अच्छा है? क्या अच्छा है? मुझे लगता है बातचीत वाला रास्ता अच्छा है, बातचीत वाला रास्ता है। अंतिम रास्ता है वो तलवार उठाना और बंदूक उठाना और भाले, अंतिम रास्ता कुछ बचा ही नहीं। अब पागल हो गई सारी टीम, क्या करेंगे उसमें अपने बचाने के लिए? कॉन्स्टिट्यूशन भी आपको अधिकार देता है कि मौलिक अधिकार का अगर हनन हो रहा है, आपके पास कोई रास्ता नहीं बचा, आप क्या करेंगे? लेकिन जब तक आपके पास रास्ता अगर आपके पास रास्ता अच्छाई का बचा है, तो आप उस अच्छाई के रास्ते को तलाशो, ये है। और जब लोग ज्यादा अच्छे होंगे, जो एजुकेटेड होंगे, तो ऐसी परिस्थिति ही निर्माण नहीं होगी। तो देश के अंदर में जो एजुकेशन मिला, हमारे देश के अंदर में प्रोग्रेस का मूल कारण क्या रहा? वो सही प्रकार का एजुकेशन मिला। तो हम लोग एजुकेशन क्या है ना, तो क्या होता है एजुकेशन से? एक तो आदमी का बौद्धिक विकास होता है, सबसे पहली चीज, मोरलिटी का विकास होता है, मेंटल विकास होता है, और जिसका मेंटल विकास होता है उसकी शारीरिक भी उन्नति होती है ना। वो डिसिप्लिन वाला होता है, ट्रूथ के पास पहुंचता है, और वो ईमानदार और नैतिकवान आदमी होता है, और वो इस व्यक्ति दूसरों के साथ मिलकर काम करने वाला होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन चला सकता है, वो सहयोग कर सकता है, और अपने आप को एक स्वरोजगार, रोजगार या जीवोपार्जन मतलब रोजगार भी निर्माण करने वाला वो बन सकता है। और वो एक अपने अंदर वैश्विक अच्छी चेतना, राष्ट्रीय चेतना डेवलप करके अपने देश के लिए और विश्व के लिए एक वो एसेट बनता है ना। तो हमें आज जो फॉर्मल एजुकेशन जो अभी हम बच्चों को देते हैं, शिक्षा स्कूलों में दे रहे हैं, कॉलेजों में दे रहे हैं, है ना, पाठ्यक्रम है जिसमें हम सब्जेक्ट तैयार करते हैं, उस हिसाब से कक्षाओं के अंदर में सिखाया जाता है ना। तो एक फॉर्मल एजुकेशन है, एक इनफॉर्मल एजुकेशन है। इनफॉर्मल घर के अंदर में अनौपचारिक से, घर के अंदर, परिवार के अंदर, समाज के अनुभव से हम जो प्राप्त करते हैं, हमारे घर वालों ने जो बोला, तो उसको चेकआउट भी करने की जरूरत है कि हमारे घर वालों ने सही बताया क्या, सही सिखाया क्या, कि ऐसा तो नहीं कि उनके घर वाले कुछ अलग बता रहे थे और हमें गलत चीज सीखते हुए आ रहे, है ना। तो
यहाँ पे कोई पाठ्यक्रम नहीं होता है या कोई नियम नहीं होते, माता पिता ने जैसा बना दिया, मित्रों ने जो बता दिया, वही आदमी व्यवहार में सीखना शुरू करता है। इसलिए आज अधिकतर हम देखते हैं कि व्यापारी का बेटा व्यापारी बन रहा है, जो जिसके जो काम है वही बन रहा है, क्योंकि घर वाले ने जो सिखाया। तो एक इनफॉर्मल एजुकेशन होता है ना। नाई का बच्चा है, बाल काट रहा है, तो उसका बेटा भी बाल काटते काटते दिखता है, वो भी सीख गया। किसान का बच्चा है, खेती कर रहा कर खेती करते वो भी सीख गया। तो ये कुछ इनफॉर्मल है, यहाँ पे कोई पाठ्यक्रम नहीं, कोई नियम नहीं, वो घर वाले जो सिखा रहे वो कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पर एक चीज़ है कि हमें उस चीज़ को ये समझना है कि ये परंपरा जो है ये सही परंपरा है या गलत परंपरा है ना। अगर गलत परंपरा है तो उसको बदलने की ज़रूरत है, उसको समझने की ज़रूरत है, और इसीलिए वहाँ पर गुरु की ज़रूरत है। तो जो हम शिक्षा ग्रहण करते हैं तो अपने फैमिली सिस्टम को भी चेक करने की ज़रूरत है कि फैमिली के अंदर में जो कुछ चल रहा है वो क्या सही चल रहा है, क्या उसको कहाँ पे हम करेक्ट कर सकते हैं, कहाँ पे ठीक कर सकते हैं। तो इसलिए हमसे विद्वान ज़्यादा लोग हैं, उनसे सीखने की ज़रूरत है ना। ये कि नॉन फॉर्मल, एक गैर औपचारिक शिक्षा, ये व्यवहारिक शिक्षा के अंदर में आती है। नियमित स्कूल वूल नहीं जाते लोग ये, है ना। और वयस्क शिक्षा कार्यक्रम आप अपने एनजीओस के माध्यम से, स्कूलों के माध्यम से, या कहीं पर भी नाइट क्लास लग रही है, मंदिरों में क्लास लग रही है ना, या ओपन स्कूल है, इस प्रकार की भी एक शिक्षा होती है। तो शिक्षा के पारंपरिक साधन रहे हैं कि गुरु शिष्य परंपरा, हमारे इसमें पहले गुरु शिष्य की परंपरा थी। वहाँ पे ग्रंथालय थे, ग्रंथालय की तो परंपरा बाद में आई जब प्रिंटिंग प्रेस आई। उसके पहले गुरु शिष्य की परंपरा थी, और गुरु शिष्य परंपरा में शिष्य गुरुओं के आश्रम में जाके रहते थे, और उनको गुरु का काम था कि उसको शिक्षित करो, है ना। और फिर जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ तो फिर पुस्तकालय बने, प्रयोगशाला बनी, और आज का जो इंटरनेट का दौर है तो आज तो कंप्यूटर आया, कंप्यूटर के कारण नेट कनेक्टिविटी आई। आज नेट कनेक्टिविटी के कारण हम वर्ल्ड के साथ अचानक जुड़ सकते हैं, है ना। और आज जो अनौपचारिक हमारे लिए साधन है, यूट्यूब है, फेसबुक है ना। तो जो मीडिया है, हमारा घर है, घर के अंदर है, समाज के अंदर में लोगों के पास अलग अलग इन्फॉर्मेशन है, ये हमें ये करते हैं। तो इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन है कि हमें शिक्षा सोचने समझने वाला बनाती है, ज्ञान वाला व्यक्ति बनाती है, और समाज के अंदर में एक इक्वलिटी लाती है। न्याय दिलाने का काम ये कौन करेगा? एक शिक्षित आदमी करेगा, जो एजुकेटेड है, जो प्रिंसिपल बेस्ड उसकी शिक्षा है ना। वो राष्ट्र के लिए अच्छा व्यक्ति होगा, राष्ट्र का प्रगति का आधार बनेगा, वो रोजगार निर्माण करने वाला बनेगा, और वो खुद का स्वयं रोजगार निर्माणता भी होगा, वो निर्माण करने वाला प्रोड्यूसर होगा। और वो हमारी जो अच्छाई की जो संस्कृति है उसका डेवलप करेगा, अच्छी संस्कृति का, है ना, नैतिकवान संस्कृति का। उसके जो आचरण होगा अच्छा होगा, और उसको बनाए रखने के लिए काम करेगा। इसलिए जीवन के डेवलपमेंट के लिए, अपने लाइफ के डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन जरूरी है। और एजुकेशन केवल किताबों तक सीमित नहीं है ना, बल्कि इसका एक ज्ञान है ना, कौशल्य। आपने जो ज्ञान अर्जन किया उसका कौशल्यता क्या है, उसके अंदर मॉरलिटी है कि नहीं, उसके अंदर में समाज के लिए क्या आप दे रहे। अभी मैं देख रहा हूँ कि लोग 10 दिन की उपासना में जा रहे, 20 दिन की उपासना में जा रहे, और बोले मैं ज्ञान हासिल करके आया। लेकिन जब उसको व्यवहारिकता में आते कि दूसरे के साथ बात करना है तो उसका कर्कश है, तुमको वो नहीं आता, तुमको वो नहीं आता। तो उसको जो बेसिक एक व्यक्ति के साथ में जो कम्युनिकेशन स्किल है वही उसका गड़बड़ होता है, और वो बोलता है मुझे सब ज्ञान मिल गया। अरे भाई, ज्ञान नहीं मिला सभी, अभी तुम तो स्कूल के पायदान के प्रथम कक्षा में हो और बोल रहे मैं पीएचडी कर लिया, क्योंकि किसी ने नॉलेज दे दिया। अरे तुम्हारे जैसा तो ज्ञान है ना। तो जितना आपको लगे कि मुझे सब जानकारी है, मुझे तो सब आता है, जैसे ऐसा लगे तो समझ जाओ कि अभी और सीखने की जरूरत है, कि ज्ञान का लिमिटेशन नहीं है। अहंकारी लोग, एक ने बोला मुझे अभी, तुम तो किताब पढ़ते हो, तुम इतने पढ़े लिखे हो, मैं तो कोई किताब नहीं पढ़ती, मैं तो कोई किताब नहीं पढ़ती, लेकिन तुमसे बहुत जानकारी है मेरे को, तुमसे मेरे को बहुत जानकारी। ऐसे समाज के अंदर में जो तांडव मचाने का जो काम करने वाले लोग, ऐसे ही लोग है ना। एक समुंदर का मेंढक पानी बहाव के कारण आगे कुएं में गिर गया, और कुएं में गिर गया। अब कुएं वाले मेंढक के साथ उसका वार्तालाप हो रहा। कुएं वाला मेंढक बोल रहा है कहाँ से आए हो? बोले समुंदर से आए हो। बोले समुंदर कितना बड़ा है? बोले बहुत बड़ा। तो कुएं वाले मेंढक ने एक कुएं के अंदर में जंप मारी। बोले इतना बड़ा? कुछ 1-2 फीट की जंप नहीं, बोले इससे भी बड़ा।
फिर उसने एक किनारे से दूसरे किनारे पर कुएं के मेंढक, बोले इतना बड़ा, बोले नहीं इससे भी बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। उसने बोला कुएं के, क्या मैं ही तुमको मूर्ख मिला? इतना ऐसा कभी होता है? तो देखिए, जो कुछ पढ़ता नहीं, चिंतन मनन नहीं करता, उसके पास जितना ही नॉलेज होता है, उसका नॉलेज विश्व का नॉलेज हो जाता है। इसलिए विश्व का नॉलेज हो जाता है। और ऐसे विश्व के नॉलेज वाले लोग अपने नाम के आगे बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां लगाते, उनको पीएचडी करने, श्री श्री श्री, ये ब्रह्मांड, 1000 ब्रह्मांड के ज्ञाता, ऐसा ज्ञाता, वैसा ज्ञाता, सब ज्ञाता। वो ज्ञाता आदमी आता, बोलता भैया मेरे को ज्ञान है। मैंने कहा क्या ज्ञान है? मैं बोली विद्वान हूँ। मैंने कहा इसकी परीक्षण क्या है? उसने अपने गले का धागा निकाला और मेरे को दिखाया, बोली ये धागा है। मैंने कहा मार्केट में मिलता है, तुमको खरीदवा दूं? उसको गुस्सा आ गया। फिर उसने दूसरी माला दिखाई, मैंने कहा ये भी माला मिल जाएगी, मैं ज्ञान की बात कर रहा हूं। मैं ज्ञान क्या? बोले मैं ब्राह्मण हूं। मैंने कहा कौन से ब्राह्मण हूं? जन्म के ब्राह्मण हो, कर्म के ब्राह्मण? बोले मैं दोनों ब्राह्मण हूं। मैंने कहा जन्म से ब्राह्मण ही नहीं होता। क्या जन्म से डॉक्टर होता है? वो इधर उधर दिखाने लगा। मैंने कहा यही तुम्हारी विनाश का कारण बनेगा। तुमने जैसी जन्म से ब्राह्मण मान लिया, तो ब्राह्मणत्व को उपलब्ध होने वाली जो प्रोग्रेस है उसको तुमने रोक दिया। तुमने रोक दिया। तुम्हारे गुरु, तुम्हारे लोग, तुम्हारे परिवार वाले चाहते थे कि बच्चे को ज्यादा परेशान क्यों किया जाए, उसको तो फ्री फोकट का दे दो। और वो फ्री फोकट के चक्कर में क्या हुआ, तुम्हें पद भी मिल गया, तुम्हें संपत्ति भी मिल गई, तुम्हें सम्मान भी मिल गया, लेकिन असली चीज से मुक्त हो गए, वो परम ज्ञान को उपलब्ध नहीं हुए। घोषित करो कि आपको परम ज्ञान मिला है, घोषित करो मैं जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गया हूं, क्योंकि ब्राह्मण का जन्म ही नहीं होता है। क्योंकि ब्राह्मण का जन्म अगर होता तो ब्राह्मण मरेगा, तो शरीर जन्मता है, ब्राह्मण कहां जन्मता है भाई साहब? ब्रह्म हो जाता है, ब्रह्म, मन ब्रह्म हो जाता है, ब्रह्म, ब्राह्मण, शुद्ध, इनलाइटमेंट। इनलाइटमेंट, जब मन इनलाइटमेंट हो गया, माइंड इनलाइटमेंट हो गया, चित्त इनलाइटमेंट हो गया, चित्त के सारे कलुष ये हो गए, तब वो ब्राह्मण हो गए। लेकिन हमें उपाधि बड़ी अच्छी लगती है, इसलिए हम छोड़ते हैं। स्नातक, आचार्य बहुत लोग लगाते हैं, लेकिन आचार्य, स्नातक, चलो हमारे ये सब्जेक्ट नहीं है आज का एजुकेशन का, लेकिन मैं बता रहा हूं कि लोगों ने ऐसा ऐसा करके, क्या हो क्षत्रिय हो, बंदूक चलाना आता है? नहीं, कभी नहीं सीखा। नहीं, युद्ध के कौशल में गए? नहीं। काम क्या कर रहे हो? नौकरी कर रहा हूं। लेकिन क्या हो? क्षत्रिय हो। व्यापारी हो? क्या कर रहे हो? कौन सा व्यापार कर? नहीं, व्यापारी नहीं, मैं वहां नौकरी कर रहा हूं, 10,000 रुपये, 20,000 मेरे को पेमेंट मिलता है, लेकिन व्यापारी समुदाय, वैश्य हो। सेवा हो, क्या हो? शूद्र हो, सेवक हो, क्या कर रहे हो? मैं तो वहां से चोरी कर रहा हूं, सेवा का कार्य। कितने लोगों की सेवा की, कितने मरीजों को ठीक किया है, कितना डेवलपमेंट किया, कितने ज्ञानी हुए? नहीं हुए। सेवा का मतलब लगा पंडितों के पैर दबाना, उसकी पूजा करना, उसके चरण चाटू करना, ये समझ रहे हो सेवा का मतलब? सेवा का मतलब वो नहीं होता भैया, दीन दुखियों की सेवा, सेवक। ये वेदों ने वगैरह कुछ किया होगा, लेकिन उसको बाद में गीता के अंदर में आए तो कर्म सिद्धांत के अंदर में डेवलप हुआ, बोले कर्म के कारण वर्ण बने। लेकिन कर्म की व्याख्या करने वाला कोई ब्राह्मण मुझे नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला ढंग से। किसी भी ब्राह्मण ने ये बोला हो कि ये व्यक्ति ब्राह्मण बन गया, इसको मैंने शामिल कर लिया अपने वर्ण के अंदर। ये भंगी था, झाड़ू लगाता था, लेकिन इसने पीएचडी कर लिया, अब इसके अंदर में दारू नहीं पीता, ये सब अच्छा है, अब ये ब्राह्मण बन गया। कोई नहीं, बल्कि ये पूछने वाले ज्यादा मिले, तुम कौन से कास्ट में आते हो, कहाँ में आते हो। ये हमारा एजुकेशन है, ये हमारा असमानता वाला एजुकेशन है, और ये एजुकेशन बर्बादी का कारण बन रहा है। और इसलिए आज तुम्हें डर लगता है कि मेरे ऊपर कोई आक्रमण नहीं कर दे, मेरी सत्ता कहीं खतरे में नहीं आ जाए, रात के नींद में जागरण हो रहा है, इसलिए तुम बीज क्या डाल रहे हो। इसलिए निवेदन करता हूं, बड़ा आदमी नहीं हूं, बड़ा आदमी नहीं, ज्यादा ज्ञानी भी नहीं है, थोड़ा सा ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान को मैं यही बोल रहा हूं। इसलिए हमें चेक करना पड़ेगा। तथागत के शिष्य ब्राह्मण थे,
सारिपुत्र ब्राह्मण थे और प्रधान सेनापति में प्रधान वो लीड करते थे, टीम को लीड करते थे। असली ब्राह्मण थे, औरत बन गए थे। सम्मान नहीं मिलता था, बिल्कुल मिलता था। लेकिन ये जाति वाले लोग जिनको लगता था कि मैं जन्म से ब्राह्मण हूँ, वो तथागत का भी विरोध करते थे। वो दुश्मन जैसा देखते थे, वो उनके रास्ते में कांटे बिछाते थे। हे मुंडक, कहाँ से आया तू, किधर से आया तू, कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ, उसको प्रश्न पूछते थे। हम अज्ञान के अंधेरे में, क्योंकि अज्ञान के अंधेरे में, अज्ञान भी बहुत बड़ा ताकतवर है। अज्ञान भी, धरती पर अज्ञान का भी एक साम्राज्य है। अज्ञानी आदमी का भी अपना एक अहंकार है। देश वाला भी आदमी अहंकारी है। तुम्हारी प्रोग्रेस अगर ये है कि लोगों को दिखाने के लिए तुम लोगों को दिखा रहे हो कि मैं तुमसे ज्यादा धनवान हूं, तो तुम्हारा एक लिमिटेड दायरा है, तुम लिमिटेशन हो। पड़ोसी के पास कौन सी कार है, मेरे पास ये कार है। तुम्हारा द्वेष वाला आधारित है। उसके बच्चे ने इतने नंबर लाए और मेरे बच्चे ने इतने नंबर लाए, उसने बच्चे ने डॉक्टरी की है, उसने बच्चे ने इंजीनियरिंग की है, वो इतना मेरिट में, अब मेरा भी बच्चा आना चाहिए। अब क्या होता है, बच्चे के अंदर में वो गुण थे, वो बांसुरी अच्छा बजाता था, वो कवि था, वो गीत अच्छा लिखता था, उसका म्यूजिक के अंदर बड़ा इंटरेस्ट था। वो हो सकता है AR रहमान बनता, AR रहमान बनता। वो हो सकता है कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल बनता। वो हो सकती है कि वो लता मंगेशकर वाली गायिका बनती। वो हो सकता है कि एक बड़ा आनंद बख्शी बनता, कुछ भी बनता, कुछ बड़ा बनता। लेकिन हमने जबरदस्ती उठा के उसको डाल दिया इंजीनियरिंग में। तेरे को इंजीनियर करना है, टेक्निकल बनाना है, उसका इंटरेस्ट इधर था, हमने बना दिया इंजीनियर। फिर उसके दिमाग में डाल दिया टॉप पे आना है, ये पड़ोसी से ज्यादा नंबर लेना है, रात में खाना नहीं खाना है, इतना सोना है, डिस्टर्ब, माइंड डिस्टर्ब। मेरिट में आने के लिए क्या करना है क्या नहीं, बेचारा डिस्टर्ब हो जाता है। और मैंने कुछ कभी कभी पढ़ा है कि एक मेरिटधारी लड़का, मेरिटधारी आदमी, पता चला कि उसने सुसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि वो सुसाइड नहीं किया, उसके माता पिता ने उसके ब्रेन को इतना ज्यादा उसकी स्वतंत्रता छीन ली कि अपने बच्चे की जान ले ली, ये लोगों के कंपटीशन में। और ऐसा होता है, जो इंस्टीट्यूशनल सुसाइड होता है उसका रीजन ये होता है कंपटीशन, गलत कंपटीशन, गलत डायरेक्शन। जो बच्चा जो करना चाहता, आपने उसका इंटरेस्ट नहीं जगाया, उसके हिसाब से उसकी स्वतंत्रता छीन ली। और आज स्वतंत्र छीनने वाले लोग माँ बाप होते, गुरुजन होते, ये सोसाइटी होती है। और तुम जो मेरिट वाले का ही सबसे ज्यादा सम्मान करते, ये सबसे ज्यादा नंबर लाया, ये सबसे ज्यादा ज्ञानी। एक व्यक्ति था जो पूरे जीवन भर मेरिट आया, जीवन भर मेरिट आया, जीवन भर मेरिट आया, और उसको बहुत बड़े कंपनी के अंदर में जॉब लगी, बहुत बड़ा पैकेज मिला, बहुत बड़ा पैकेज मिला। और उसने अपने आप को समझ लिया कि अब मुझे कभी हार का सामना ही नहीं कर सकता पड़ेगा। लेकिन अचानक क्या हुआ, शेयर मार्केट डूबा, शेयर मार्केट डूबा, कंपनी धराशायी हुई। तो कंपनी का टॉप मैनेजमेंट क्या करता है, सबसे पहले जिसकी सबसे ज्यादा टॉप सैलरी होती है, जिसकी सबसे ज्यादा टॉप सैलरी होती है, उस टॉप सैलरी वाले को सबसे पहले हायर करता है। उसने सबसे पहले इसको ही हायर किया। अब इसने बंगले के लिए लोन लिया था, कार के लिए लोन लिया था, चारों तरफ उसका लोन पे चल रहा था क्योंकि पैकेज बड़ा था। उसने इकोनॉमिक कैसा बनाना है, उसका एजुकेशन तो था नहीं, उसके पास तो मेरिट का एजुकेशन था। इससे मुझे ज्यादा नंबर चाहिए, इससे मुझे ज्यादा नंबर चाहिए, इससे मुझे ज्यादा नंबर चाहिए, उसका कंपटीशन हुई था। तो अपने से ज्यादा बुद्धिमान आदमी को पसंद भी नहीं करता था, उसको अपने पास भी फटकने नहीं देता था। उसको कोशिश ये करता था कि मेरे से कैसे नंबर कमाए। उसका ब्रेन उस हिसाब से डेवलप हुआ। लेकिन जैसे क्रैश आया, उसने क्या किया होगा, अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी, उसने सुसाइड कर लिया उसने, क्योंकि फेल्यूर के लिए आपने उसको तैयार ही नहीं किया। और प्रकृति कैसे सिखाती है, आपको पता है प्रकृति का एजुकेशन कैसा होता है। जब पंछी पेड़ों पे होता है, वो पेड़ों से जब होता है, जब उसको उड़ना होता है, बच्चे को उड़ना सिखाना होता है, क्या करता है, वहां से ढकेलता है, वहां से ढकेलता है और देखता है कि इसके पंख हिल रहे कि नहीं, नहीं हिल रहे, जमीन पे गिरने वाला था तो पहले आके उसको प्रोटेक्ट भी करता है। लेकिन इसी प्रोसेस के अंदर में वो पंख हिलाना सीखता है, पंख हिलाना सीखता है। अंडे में से जब चूजा निकलता है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है। आपने बचपन में साइकिल चलाई होगी, साइकिल में क्या होता है कि एकदम से चलाई, गिरे होंगे, हो सकता है घुटने में चोट आई होगी, ब्लड भी निकला होगा। तो फेल्यूर सिखाया जाता है। अगर आपके पास में फेल्यूर सहन करने की क्षमता नहीं, तो आप सक्सेस के बहुत दूर हो। सक्सेस का मतलब है कि चोट पहुंचाने वाले व्यक्ति से ज्यादा आपके पास में उतनी हिम्मत हो कि वो चोट को सहन कर सके, चोट को सहन कर सके। किसी ने पूछा किसी बहुत बड़े विद्वान व्यापारी को
क्या आपके पास की हम पूरी संपत्ति ले ले, आपकी कंपनियां ले ले, पूरी छीन ले, क्या करोगे आप क्या करोगे? उसने कहा अगले 5 साल में, अगले 5 साल में, अगले 5 साल में इससे भी बड़ी कंपनी बना के दिखाऊंगा, इससे भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करो, इससे भी ज्यादा पैसा। क्या बोल रहा था भाई? वो आदमी बोल रहा था ये कंपनी बनाने का गुण मैं जानता हूँ, कंपनी बनाना मैं जानता हूँ, मुझे मालूम है ऑर्गेनाइजेशन तुम छीन सकते हो, इस मेरा ऑर्गेनाइजेशन छीन सकते हो, कंपनी छीन सकते हो, लेकिन मेरा स्किल नहीं छीन सकते हो, मेरी विद्वत्ता नहीं छीन सकते हो। इसलिए थॉमस एडिसन अल्वा कि जब वो रिसर्च कर रहे थे और फैक्ट्री जल गई, पत्रकार आके बोले अरे पूरी फैक्ट्री जल गई, लोग चिल्ला रहे, ये कर रहे, और थॉमस एडिसन अल्वा खड़े हैं चुपचाप। थॉमस एडिसन अल्वा चुपचाप खड़े हैं। तो पत्रकार पूछता है आपको दुख नहीं हो रहा है, आपको कष्ट नहीं हो रहा है, इतना सारा आपका साम्राज्य जल गया? थॉमस एडिसन अल्वा का जवाब था साम्राज्य नहीं, मेरी गलतियां जली। उन्होंने कहा ये सारी गलतियां जली मेरी। और उसके बाद में उन्होंने लाइट का इजाद किया। लाइट का जब इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन बनाया वर्ल्ड वाइड, और आज सारे पेटेंट से उनको पैसा आता पूरे परिवार को। रिचेस्ट परिवार है। क्योंकि रिच लोग इसलिए रिच नहीं होते हैं कि वो पैसों से रिच, वो उसके पास वो ज्ञान होता है, स्किल होता है, वो बनाना जानते हैं। इसलिए आप उनको हरा नहीं सकते हो, क्योंकि उन्होंने वो चीज पाया है। इसलिए तथागत के पास कोई आता था, कहता था, कुछ गाली देता था, कोई कुछ कहता था, बोलते तुमको मार देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बहुत सारी चीजें। लेकिन क्या तथागत का अर्हत पद वो छीन सकते थे? नहीं छीन सकते थे, क्योंकि वो उन्होंने पाया था। अच्छाई पाई जा सकती, सीखी जा सकती, उसका वो साम्राज्य होता है। तुम लगे हो धन संपत्ति चाहिए, पोस्ट चाहिए, पद चाहिए, क्या चाहिए, उसका वो प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, वो चीज आपको मिलनी चाहिए, असली चीज आपको मिलनी चाहिए। तो एजुकेशन का मतलब ये होता है कि जो एजुकेटेड लोग हैं वही ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, जो ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे वही टीम के रूप में आंदोलन करेंगे। आंदोलन का मतलब संघर्ष करना, वर्किंग करना, एक्शन करना, ये होता है। तो आंदोलन का मतलब वर्किंग करना, एक्शन करना, किसी ऑब्जेक्ट के लिए काम करना होता है ना। तो अभी मैं आपके समक्ष पिछले 1 घंटे से हूं, और प्रेजेंटेशन के अंदर में मैंने ऐसी बात की कि जो बात आपको काम की हो सकती, कुछ काम की बातें आप जरूर ये करिए। अब मैं संक्षेप में आंदोलन के सब्जेक्ट पे आता हूं। तो आंदोलन किसी उद्देश्य के लिए सामूहिक रूप से किया गया प्रयास होता है। टीम जब बनाते हैं तो टीम क्या, किसी ऑब्जेक्ट के लिए। आंदोलन का मतलब होता है वर्किंग, कार्य करना, मोमेंटम, उसका मतलब है मोमेंटम, है ना। और उसका एजिटेशन भी है ना, संघर्ष। मतलब अब यहां पर संघर्ष 2 प्रकार के लोग कर, दुखी लोग भी संघर्ष कर रहे हैं और एक पॉजिटिव लोग भी संघर्ष कर रहे हैं। तो पॉजिटिव लोग मोमेंटम, वो उसका एनर्जी पॉजिटिव के लिए होती है। तो हमारा जो आंदोलन हो पॉजिटिव अचीवमेंट के लिए हो, ये चीज बढ़िया ध्यान में रखने की जरूरत है। हमारा आंदोलन का मतलब ये नहीं कि इसने प्राप्त किया इसका मुझे छीनना है, इसका मुझे चोरी करना है, नहीं, है ना, मुझे केवल अकेले को मिले, ऐसा नहीं, आसक्ति वाला नहीं। हमारा आंदोलन दानशील वाला आंदोलन हो। हम सोसाइटी का अच्छा करने के लिए, परिवार का अच्छा करने के लिए, देश का अच्छा करने के लिए, गलत को रोकने के लिए। क्योंकि अभी मैंने एक बैंकों के अंदर में सरफेसी एक्ट के अंदर में उसका दुरुपयोग करते हुए बैंक मैनेजरों की, वकीलों की और न्यायाधीशों की टीम को पकड़ा, और उस टीम के अंदर में और उसके साथ में मार्केट के दलाल, ये 3-4 लोग मिलके वो सरफेसी एक्ट के अंदर में जो कोरोना काल आया, कोरोना काल के बाद में ये बहुत बड़ा भारत के अंदर में बड़ा भाग्य दुर्भाग्य पे मैं विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन बोल रहा हूँ कि दुर्भाग्य। मैंने हरियाणा की एक महिला का घटना देखा, उसने 10 लाख रुपए कुछ नहीं ये किए तो 70 लाख का मकान वो कैनरा बैंक ने उसका हड़प लिया। पुलिसों की वैन लेके गई, इसने पैसा नहीं भरा, उसके घर परिवार को अलग कर दिया। ऐसे कई हमने उदाहरण देखी, कई की फैक्ट्रियां जब्त कर ली गई, कई लोग सुसाइड कर रहे हैं, कई लोग डिप्रेशन में हैं, ये सारा। और बोल रहे हैं कि हम तो कारपोरेट है, जनता का पैसा है, बहुत बड़ा जनता का पैसा है, जनता का पैसा। तो ये मैनेजर्स क्या कर रहे हैं? मैं सभी मैनेजरों की बात नहीं कर रहा, बहुत से मैनेजरों की बात कर रहा हूँ, सभी की नहीं कर रहा हूँ, बहुत से विद्वान भी है, सब ये है। लेकिन मैं
कुछ लोगों की बात कर रहा हूं जिन्होंने मार्केट के डकेट्स लोगों के साथ अपना ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया। अपना ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया तो ये मार्केट में अभी ये जाते मैनेजर के साथ मीटिंग करते, क्या बोलते, अरे साहब आपने वो 7 करोड़ की फैक्ट्री थी ना, फैक्ट्री उसको 2 करोड़ में दिलवा दिया, बहुत अच्छा सौदा रहा। वो क्या बोल रहा है, वो आंख मार रहा है कि भाई ये सामने वाला आदमी भी सुन रहा है, लेकिन वो सामने वाला सोचता है कि इसी के सामने वाला आदमी तो वो बात कर रहा है ना। वो क्या बोल रहा है, अनपेक्षित रूप से तुमने 5 करोड़ का मुझे लाभ कर दिया। अरे वो एक मकान था यार, वो मकान 4 करोड़ का मकान था और आपने बिल्कुल उसको 1.5 करोड़ में मुझे दिलवा दिया, है ना। आपने, वो मेरा वैल्यूएशन था, उसका वैल्यूएशन तो केवल 25 लाख का था, लेकिन आपने 1 करोड़ का वैल्यूएशन करके उसका इतना लोन पास करवा दिया। अब मैं उसको एनपीए कर दूंगा। दोनों तरीके से करते हो, एक तरीके से उधर भी करते उधर भी करते। और टीम बिठा के रखिए, टीम बिठा के रखिए। बोले कि कलेक्टर से आदेश निकालना है तो क्या है, जाके अपनी टीम को ये बताओ, उसको 13/2, 13/4 का नोटिस सर्व करो। उसके बाद में कलेक्टर के आदेश ले आओ, फिर आदेश ले जाके पुलिस और तहसीलदार के माध्यम से बोलो कि चलो घर खाली करो, हमारे पास में। पैसा कितना भरना था, 1 लाख भरना था। मकान कितने का, 1.5 करोड़ का। 1 लाख कब भरना था, थी बेचारी की ये स्थिति नहीं थी भरने की, नहीं भरा, लेकिन आपने उसको चांस नहीं दिया। उसका 1 साल का पीरियड बढ़ा देती, ये कर देती। लेकिन घर से बाहर निकालने का कारण क्या है, क्योंकि मार्केट का कोई आदमी आपको मिल चुका है जिसने बोला मैं ये मकान 45 में खरीदूंगा, 50 में खरीदूंगा। आपने एक वैल्यूअर को लाया, वैल्यूअर आया, सामने से एक फोटो निकाली और फोटो निकाल के उसका वैल्यूएशन 1.5 करोड़ के मकान का वैल्यूएशन किया 75 लाख, या कर दिया 60 लाख, या कर दिया 50 लाख। बोले यही वैल्यूएशन है। गवर्नमेंट रेट तो जमीनों को कम ही होते, प्राइवेट रेट ज़्यादा होते। तो वैल्यूएशन किया, वैल्यूएशन करके बड़ाबड़ आपस में ही ऑनलाइन डीड बुलाई, आपस में 4-6 लोग आए और आपस में ही किसी बैंकर के साथ में, किसी अपने मार्केट के दलाल के साथ में वो चीज़ को बेच देते। बेचने के बाद में फिर उसको खाली करने की प्रोसेस, बोले अब डीआरटी में जाओ। डीआरटी वाला बोलते इतने दिन में इतने रुपया। अब जिस आदमी ने 40 लाख 50 लाख करोड़ का लोन लिया था, कितने साल के लिए लिया था, 25 लाख के लिए। अब उसको टाइम दिया जाता है 15 दिन में, 1 महीने में ये करो। वो बोलता है मुझे 2-3 महीने का टाइम दो। डीआरटी वाला जज बोलता है नहीं 2-3 महीने का टाइम नहीं देंगे, 1 महीने में भरो। नहीं भरा, ये इधर से ये करता है कि इसने देखो 15 दिन लेट कर दिया। वो लाता बेचारा इधर से उधार लाता, इधर से उधार, 15 दिन 20 दिन लेट होता है। लेट होने के बाद में ये उसके सेल लेटर जारी कर देता है। सेल लेटर जारी करने के बाद में साथ में हाई कोर्ट में भी लगा देता है कि डीआरटी के जज ने निर्णय बराबर नहीं दिया, क्योंकि इसने 15 दिन का टाइम उसको क्यों दे दिया ज्यादा। उधर से उसको उलझाता है, इधर से जज को बोलता है कि देखो हाई कोर्ट में तुम्हारे खिलाफ भी लगा है, क्योंकि ट्रिब्यूनल वाला जज है ये तो अंडर में। तो उधर से न्याय पक्ष का इधर वकील खड़ा करके वहां पे जालसाजी करता है। फिर आगे के यहाँ से अगर सामने वाली पार्टी हारती है, फिर उससे ऊपर वाले अपीलीय कोर्ट में जाता है। अपीलीय कोर्ट में बोलता है इसको स्टे मत दो, क्योंकि स्टे रहेगा तो इसी घर में रहेगा। फिर तहसीलदार को कुछ पैसा खिला देते, उधर पैसा खिला देते, आरआई को खिला देते, थाने वाले को खिला के और प्राइवेट एजेंसी वालों को लाके बोलते जाओ ये मकान हो गया आपका, लाख लगा के चले जाते। फिर बोले ये पैसा लो और पूरा उसको सारे लोगों को सूचित करते कि एनपी इसका सोशल रिकॉर्ड बराबर नहीं है। अब चारों तरफ से बैंक उसको लोन नहीं देते, प्राइवेट संस्था लोन नहीं देते, रिश्तेदारों की उसकी बदनामी करते, चारों तरफ से उसको ये करते, उस तरीके से उसको घेरते। और इस प्रकार हमारे प्रधानमंत्री जी खड़े होकर बोलते सबको हम मकान देंगे, 2-2 लाख रुपए हम फ्री में मकान देंगे। तो ये मिडिल क्लास जो है, जिसने बेचारे ने लोन पे लिया था, ये क्या तुम्हारा दुश्मन है? तुम घर से बाहर निकाल रहे हो उस महिलाओं को, हरियाणा की महिलाओं को केनरा बैंक वालों ने हाथ खसीद के बाहर निकाला, कई लोगों को बाहर निकाला। एक मुसलमान को देखा, रायपुर का था, बोले 2 बार अटैक हुआ है सर। कई लोग, तुम कारपोरेट चला रहे हो, ऑफिसेज चला रहे हो। तो सरकार को यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। फाइनेंस मिनिस्टर को मैं एक्चुअली ये कहूंगा कि इस पर ध्यान दो, इस पर ध्यान दो। भारत को नेपाल मत बनने दो, भारत को नेपाल मत बनने दो। क्योंकि कल मैं एक वक्ता को सुन रहा था, वो बोले बैंकों को सबसे ज्यादा लूटेंगे लोग, बैंकों को सबसे ज्यादा लूटेंगे। हरियाणा का था, बहुत बड़ा लीडर है वो, सामाजिक काम करता है, उसको 5 लाख रुपए हर महीना डोनेशन कुछ ऐसा मिलता है लगभग। वो उससे उसका काम है प्रचार प्रसार करना, और वो बोल रहा था कि लोग बैंकों को लूटेंगे। तो बैंक लोग समाज के पैसे से चलते हो, और सरकार जब बड़े बड़े कारपोरेट घरानों को माफ कर सकती कर ये, या उनको टाइम दे सकती है, अरबों रुपए का टाइम दे सकती है, तो ये मिडिल क्लास आपका न्यू है, ये भी इंसान है, इसने कोई गलत काम नहीं किया। लोन लेके गाड़ी लेके ये करे, उसके साथ भी इंसान का व्यवहार करो। उसको भी, आज एक कैदी को भी आप जब जाता है तो 2 कपड़े देते हो, साबुन देते हो, रहने के लिए देते हो, खाने के लिए देते हो। लेकिन जब ये बैंक वाले बाहर करते हैं, वही तहसीलदार सीधा घर खींच के पूरे फैमिली को बाहर कर रहा है, लाख लगा रहा है। लाख लगा के क्या करता है, उसका जो
मौलिक अधिकार है उसका भी संरक्षण नहीं कर रही, वो मानवाधिकार में जाता है, वो कलेक्ट्रेट में एप्लीकेशन देता है, कलेक्टर कहता है ये कोर्ट का आदेश है, मैं नहीं कुछ कर सकता, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स किधर गए उस आदमी के। अब वो दंगा नहीं करेगा तो क्या करेगा, क्या करेगा फिर, सुसाइड करेगा या दंगा करेगा। तो ऐसा हो रहा है, लोग सुसाइड क्यों कर रहे हैं, इसके कारण सामूहिक सुसाइड कर रहे हैं, उसको रोकना होगा। या दंगा क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में जाके काम करना शुरू किया। हमारे बीच में अभी लोग कॉन्स्टिट्यूशन को बाईपास करने वाले न्यायाधीश क्रिएट हो गए, वकील खड़े हो गए, जुडिशियरी खड़ी हो गई है, लोग मार्केट में। तो मानवता का आधार क्रिएट करना, एजुकेशन का मतलब है मानवता का आधार क्रिएट करना। गवर्नमेंट बोल रही है कि 30,000 स्कूल हमने बंद कर रहा है क्योंकि वो लोग बच्चे पढ़ने के लिए नहीं आते। अच्छा, बच्चे पढ़ने के लिए नहीं आ रहे, क्या आप जानबूझ के उसको प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो? बोले सरकारी हॉस्पिटल में बराबर इलाज नहीं हो रहा है तो हम प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ। लोगों ने अब नारा दिया प्राइवेट हॉस्पिटल में, क्यों? सरकार अच्छे इंस्ट्रूमेंट नहीं ला सकती है, फ्री में ऑपरेशन नहीं कर सकती है। भाई जिसके पास अगर कुछ नहीं है तो पहले प्राइवेट में जाओ तो वो पूछता है कि तुम क्या करते हो। मेन गेट के बगल में जो हेलीपैड है वो किधर है ना, तुम क्यों नहीं ला सकते हो? लेकिन तुम, इसलिए कम्युनिज्म आया। कम्युनिस्ट का एजुकेशन क्या है, किसी की संपत्ति नहीं हो, सरकार की संपत्ति हो। कम्युनिस्ट ने ये बोला ना। और फिर कैपिटलिज्म आया, मतलब ये अपना कम्युनिज्म के बाद में ये औद्योगिक वाले लोग आए कि हमारी संपत्ति हो। लेकिन तथागत ने क्या कहा, तथागत ने एजुकेशन दिया कि संपत्ति हनन करो, क्योंकि अनाथ पिंडक या डॉक्टर जीवक दीक्षा के लिए गया तो डॉक्टर जीवक को तथागत ने भिक्षु नहीं बनाया, उसको कहा तू डॉक्टर ही रहे, क्योंकि वो नैतिकवान डॉक्टर था, अच्छा डॉक्टर था, भिक्षुओं की फ्री में सेवा करता था, कई लोगों को ये करता था, सेवा करता था। उन्होंने कहा कि तू चिवर लेगे, भिक्षा मांगोगे और धम्म का ये करोगे, प्रचार प्रसार करोगे, तुम्हारा डॉक्टरी का काम बड़ा इंपॉर्टेंट है। तुम क्योंकि लोगों को जिंदा रख रहे हो, भिक्षुओं को जिंदा रख रहे हो, इससे भी तुम्हें पुण्य अर्जन होगा। तो महामंगल सूत्र के अंदर में तथागत ने कहा बहुश्रुत होना। बहुश्रुत मतलब बहुत प्रकार से आप विद्वान बनो, खूब एजुकेशन लो, लेकिन एजुकेशन का उद्देश्य क्या है? अल्टीमेट सेवा, पब्लिक की सेवा। पब्लिक को आप उसके इसमें जाके रंग भरो, उसको रंग भरो, उसको अपलिट करो। तुम इन बच्चों को जानबूझ के गलत लाइन में डाल रहे हो, तुम्हारा एजुकेशन सिस्टम गड़बड़ हो रहा है, वो एजुकेशन सिस्टम को ठीक करो। एक शिक्षक गुटखा खा रहा है तंबाकू का स्टूडेंट के सामने, तो बच्चा क्या सीखेगा? वो भी गुटखा खाना सीखेगा। आदर्श कौन है? शिक्षक है। इसलिए अनाथ पिंडक व्यापारी था, आदर्श व्यापारी था, वित्त मंत्री था प्रसन्नजीत का, करोड़ों रुपया था वो। आज के हिसाब से तो अरबों रुपया होगा। अनाथ पिंडक कहता है मेरे जीविका के कारण लाख लोगों का घर चलता है, लेकिन मैंने अगर चिवर पहन लिया तो फिर क्या होगा? इनका घर का चूल्हा जलना बंद हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? तथागत ने कहा तुम्हारे कारण लाखों लोगों के अगर चूल्हे जल रहे हैं तो तुम तो वरदान हो। उसको कहा वरदान हो, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए तुम वरदान हो। तो उसको भी चिवर नहीं दिया। और फिर उन्होंने कहा कि मेरे जो धम्म का राज्य है, जो अष्टांग मार्ग का प्रतीक है। देखो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात बार बार तथागत कहते, दुख मुक्ति का मार्ग अष्टांग मार्ग है। अष्टांग मार्ग पर मैं कब बोलूंगा, बड़ा डीपली है, एक एक पॉइंट पर है वो, 8 अंग है। और 8 अंगों को अगर हमने ढंग से समझ लिया ना तो जीवन के अंदर में क्रांति घटना शुरू हो जाएगी, मजा आना चालू हो जाएगा। तो वो बार बार आर्य अष्टांग मार्ग की बात करते। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, अष्टांगिक मार्ग, श्रेष्ठ अष्टांगिक मार्ग का। और उस मार्ग को कहा दुख मुक्ति का मार्ग। दुख जिस चीज से आता है, मतलब वहां पे रोजगार भी है ना, सम्यक आजीविका। आजीविका का मतलब अगर सम्यक आजीविका, उन्होंने कहा कि दारू भट्टे से, नशा भांग से आजीविका मत कमाओ, आपकी आजीविका अच्छे पे हो। उसका डेफिनेशन दिया है सही और गलत का। चोरी वाली भी आजीविका होती है, लोग गाड़ियां चोरते बेच देते, वो भी उसकी आजीविका, अपने पैसा मिलता है इसलिए कर रहे हैं। जो मिलावट कर रहे हैं,
बोले घी के अंदर में किसी और का मिलावट, दूध के अंदर में यूरिया का मिलावट, ये मिलावट करके भी लोग आज। तथागत ने उसी समय मना किया कि जिससे मानवता को डिस्टर्ब हो, कोई आदमी बीमार हो, मर जाता हो तुम्हारे कारण, तुम्हारे जहर के कारण, वो आजीविका मत करो, वैसा प्रचार। उसका एक लोगों की सेवा हो, लोग अच्छे बने, तुम उसका भी फायदा हो, तुम्हारा भी फायदा। तो तथागत को तो मानना पड़ेगा, तथागत के प्रिंसिपल को। तो उन्होंने कहा कि आपके कर्म का जो विपाक बनता है, कर्म अच्छे, तो बुरा जो कर्म करोगे तो उसके संस्कार, तथागत के अनुसार संस्कार का मतलब, पाली के अनुसार संस्कार का मतलब गाठे होता है ना। अब हिंदी के अंदर उसका अर्थ अलग होता है, लेकिन उसमें वो होता है कि गाठे, गाठे का मतलब होता है मैल, मैल होता है, आपका चित्त मैल होता है। लेकिन अच्छी चीजें आप करते हो तो मैल खत्म होता है। तो जिसको भी ये लगता है कि मुझे जीवन में ये करना है, तो आपके जीवन में अभी तक आपने क्या किया क्या नहीं वो जाने दो। आप पास्ट को तो नहीं बदल सकते हो, लेकिन आप प्रेजेंट है, प्रेजेंट में, प्रेजेंट को अच्छा करके आप भी अच्छे व्यक्ति बन सकते हो। तो आपके काम को आज से अच्छा करना शुरू करो। भूल जाओ अभी जो हुआ अज्ञान के कारण हुआ, तो माफ भी किया जा सकता, प्रकृति माफ भी करती है, धरती का काम है माफ करना। धरती ऐसी थोड़ी है, आपकी जैसे थोड़ी है विश्व, है ना। चांद के अंदर भी दाग होता है, लेकिन वो प्रकाश को हम बात क्या करते हैं, प्रकाश की बात करते हैं, उसकी शीतलता की बात करते हैं। तो अनाथ पिंडक को उन्होंने चिवर नहीं दिया, उन्होंने ये कहा कि जो आर्य अष्टांगिक मार्ग का प्रतीक है, वो दुख मुक्ति के मार्ग पर है, उसको निब्बान प्राप्त हो जाएगा, उसको हो जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि चिवर धारण करने वाले को होगा, ऐसा नहीं है। चिवरधारी सबसे ज्यादा ज्ञानी ऐसा नहीं, व्यापारी भी है, अगर लोगों की सेवा कर रहा है वो भी एक पुण्य का कार्य है। इसलिए तथागत ने एक गृहस्थ को एक बड़ा व्यापारी, बड़ा विद्वान बनने के लिए बोला है ना। कुछ लोग आलसी लोग, माता पिता कमा के लाते, घर में बैठे हुए हैं, बोले तथागत भी तो कुछ नहीं करते थे, मैं भी कुछ नहीं करता हूँ। किसने कहा, है ना। आप अपने अनुसार अपने आलस को ये करने के लिए तथागत को बदनाम कर रहे हो, तो ऐसे मत करो भाई, है ना। एजुकेशन को उसी अनुसार ग्रहण करो, क्योंकि हम लोगों ने बहुत कुछ खोया है ये गलत गुरुओं के चक्कर में आके। नहीं तो अभी ऐसे लगता है कि बहुत सारी चीजें आज भी समाज के अंदर में ये हो रही है। हम चाहते कि आने वाली पीढ़ी के साथ ऐसा नहीं हो, है ना। वो नारे वारे के चक्कर में मत जाओ कि तुम मुझे वोट दो मैं तुमको आजादी दूंगा, है ना। कोई किसी को आजादी नहीं देने वाला इधर, आपको अपनी आजादी हासिल करनी होगी। यहाँ पे वोट देके एक सत्ता बना सकते हो, और वो सत्ता का एक नेतृत्व ये कर सकते हो, लेकिन नेतृत्व भी ईमानदार होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। नहीं तो पता चला कि चोरों का एक समूह इकट्ठा कर लिया आपने, वो आपके घर की चोरी कर रहा है। ऐसा नहीं करना है, हमें मॉरलिटी निर्माण करनी है। तो तथागत ने अनाथ पिंडक को भी दीक्षा नहीं दी, जीवक को भी नहीं दी, डॉक्टर जीवक को भी नहीं दी। डॉक्टर जीवक उस समय का बहुत बड़ा आयुर्वेद वाला, मतलब ये वनस्पति वाला डॉक्टर था। वो जानता था कौन सी जड़ी बूटियां कहाँ पर काम करती है, वो शल्य चिकित्सक भी था। तो सम्राट अशोक ने आयुर्वेद और ये रिसर्च पर अपने विश्वविद्यालय उस समय ओपन किए। तो जितना भी अभी आयुर्वेद के जो डॉक्टर्स बने हैं, जितना भी भारत के अंदर में, बिकॉज ऑफ सम्राट अशोक की बहुत सी यूनिवर्सिटी, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला की हम बात करते हैं, और भी यूनिवर्सिटीज है ना। इतिहास के अंदर में लोगों ने दबा दिया, लोगों ने, क्योंकि इतिहास लिखने वाले लोग कौन लोग थे, जिन्होंने कहा कि शूद्रों को शिक्षा का अधिकार नहीं है, हम लिखेंगे। तो उन्होंने अपने महिमा मंडन करने वाला इतिहास लिखा। तो वो महिमा मंडन करने वाले इतिहास में क्या हुआ, भारत की इतिहास के अंदर में अच्छे ही छुप गई, बहुत सारा रिसर्च छुप गया। और सबसे ज्यादा बड़ा रिसर्च छुपने के कारण हमने लाइब्रेरियों का गठन नहीं किया। इसलिए हमारे यहाँ से एलन मस्क तैयार नहीं हो रहे, बिल गेट्स तैयार नहीं हो, वारेन बफेट तैयार। हमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में चाहिए लोग, ज्यादा से ज्यादा तथागत बुद्ध जैसे ज्ञानी लोगों को तैयार करने, अर्हत लोगों की तैयार करने की जरूरत है। हमें वो डेवलपमेंट करना है। हमें केवल ये मटेरियलिस्टिक चीजों के अंदर कंपटीशन कर रहे हैं हम लोग। इसके पास वो नॉलेज है, उसके पास मेरे नॉलेज है, वो ध्यान की विधिया वो जानता है, और वो चमत्कार वो करता है, और वो है। हम फेंका फाकी में बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, है ना। फेंका फाकी में इतना विश्वास करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, और DNA का तो हमारे यहाँ पे हुआ था, हमारे यहाँ पहले हाथी का सर आदमी की इसमें जुड़ा दिया गया था, पहले हमारे यहाँ वैज्ञानिक तैयार हुए थे। हम फिर कोई आज के तो ये बोलता है कि हम चांद पे तो हम पहले गए थे। तो भाई बाद में पहले गए थे तो आपने वो पेटेंट क्यों नहीं कराया? आपका रिसर्च कहाँ चला गया था? हाँ, आपका रिसर्च कहाँ चला गया था? देखो
कुछ भी चमत्कार के रूप में बोलना आसान है, क्योंकि काव्य होता है, कविता होता है, कवि और काव्य लिखने वाले लोग है ना, काव्य संग्रह लिखने वाले लोग कल्पना करते हैं, लिखते हैं, उनको उसमें मजा आता है। तो काव्य लिखना, कविता संग्रह है ना, रामायण महाभारत हमारे सबसे बड़े काव्य है ना। काव्य एक सिखाने के लिए होता है, उसका सोशल एक बेस होता है, कुछ बताने के लिए उसको लिखा जाता है, लेकिन वो इतिहास नहीं होता है, वो ट्रूथ नहीं होता है कि उसको सिद्ध किया जा सके, है ना। हम लोग हर काव्य को भी हिस्ट्री बना लेते हैं, हमारा एजुकेशन लेवल इतना, और उसी काव्य के अनुसार हम लोग अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाते, अपना आंदोलन करते और फिर रिजल्ट उसी में। इसलिए हमारे यहाँ पे नागा साधुओं की टीम बन गई साहब, है ना। ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय में पता चल लड़कियां जा रही, काय के लिए जा रही, शिव से साथ शादी करके, बोले हमको मोक्ष प्राप्त होने के लिए। लोग मोक्ष प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, बोले मुक्ति मिलेगी। कौन मुक्ति देगा, कौन देने वाला मुक्ति है? शिव देने वाले। शिव की आराधना करो, तो आराधना वाले संत तैयार हुए, है ना, भजन गाने वाले संत तैयार हुए। बोले हम ईश्वर की चापलूसी करेंगे, भगवान की चापलूसी करेंगे, तो भगवान को तुमने क्या चापलूसगिरी समझा? ये नेचर चापलूसगिरी पे नहीं चलता, नेचुरल चापलूसगिरी नहीं समझता, नेचुरल आपके कर्म को समझता है, नेचुरल आपकी भावना को समझता है। नेचर पूरे ब्रह्मांड के अंदर में है, और आपका मालिक तो आपके अंदर में है। आप अपने मालिक को ढूंढोगे तो विश्व के अंदर में जो मालिकत्व वाला चीज है वो आपको दिख जाएगा, ये ब्रह्मांड आपको दिख जाएगा, ये हरे हरे वृक्षों के अंदर में आपको आनंद आएगा। ये वृक्ष आपके अंदर में बोलना शुरू करेंगे, ये आपसे साथ बात करेंगे, ये एनर्जी आपको लगेगी, आपको ये हरापन, ये वृक्षों का हरापन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें आनंद आएगा, इसको देखने में आनंद आएगा। अभी आपको केवल मटेरियलिस्टिक बिल्डिंग अच्छी लगती है, इसलिए आप शहर के अंदर से पेड़ों को काट रहे हो। माने भोपाल के अंदर में बहुत हरियाली थी पहले, लेकिन मॉडर्न सिटी बनानी है, बड़े बड़े रोड बना दिए। हमने ये टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं की कि इतने हरे हरे वृक्ष, आम के वृक्ष, पीपल के वृक्ष, अन्य वृक्ष, अच्छे वृक्ष जो ऑक्सीजन दे रहे थे, उसको काट काट के फेंक दिया। और हमारा पड़ोसी देश चाइना, जिसने पेड़ों को एक जगह से दूसरे जगह लगाने की टेक्निक खोज ली, हम लोग काटने की टेक्निक खोजे। हम जंगलों को काट रहे, हम ट्राइब की जंगलें अभी ले रहे और उद्योगपतियों को दे रहे, बोले यहाँ पे डेवलप करना है। और अभी तो कल मैं एक रील देख रहा था, बड़ा 5 लाख पौधे ऐसे कुछ बता रहा था वो, उसका बंजर भूमि करके उन्होंने एक रिपोर्ट दी, बोले बंजर भूमि है, इसमें कुछ नहीं पौधे, और एक उद्योगपति को दे दिया। तो सरकार भी ध्यान दे, भाई ऑक्सीजन लेवल कम नहीं करना है, ऑक्सीजन बढ़ाना है। अगर ऑक्सीजन लेवल कम हो गया धरती का, हमने पेड़ पौधे नहीं लगाए तो उसको रोकने वाली चीज़ कहाँ से आएगी? ऑक्सीजन को कैसे रोकेंगे? पेड़ पौधे रोकते हैं, पेड़ पौधे प्रोड्यूस करते हैं। शायद कौन देगा हमें फल, कौन देगा? हमने आज रोडों के किनारे फलदार वृक्ष लगाने थे, जंगलों में फलदार वृक्ष, आंवले के पेड़ लगाने थे, आम के पेड़ लगाने थे, लेकिन हम बोलते किसी को फ्री में क्यों खाने को मिलना चाहिए? हम फ्री का, कुछ कंट्रीज ऐसी है कि अपने जंगलों के इसमें, जंगलों में वो फलदार वृक्ष लगा रहे, खेतों में फलदार वृक्ष लगा रहे। हमारी परंपरा नहीं, हमारी देने की परंपरा है, लेकिन हम भूल गए। हम आसक्ति के कारण हमारी लूटने की परंपरा है, इसको नहीं मिलना चाहिए। हमारा सुख लोगों के दुख के ऊपर डिपेंड है। लोग दुखी होते हैं तो हम अपने आप को सुखी समझते हैं, इसलिए किसी के पास जाओ कि मैं बहुत आनंदित हूँ, खुशी हूँ, लोग बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन जब आप बोलो रोते हुए मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, ये है, वो है, कुछ सपोर्ट करो, तो उसको बड़ा खुशी लगता है कि मैं किसी इसको सपोर्ट कर रहा हूँ, है ना। क्योंकि दो एक टांग पे दूसरी टांग रख के फिर वो 10 लोगों के बीच में खड़े होके बोलता है मैंने इसकी मदद की थी, उस समय मैंने उसकी मदद की थी, अपने आप को महाराजा ठहराता। क्या मदद करोगे? करो भाई, अच्छा कर्म करने का एक अवसर मिला है। तो साथियों, हमारा एजुकेशन एक सेवा का एजुकेशन हो, मॉरलिटी का एजुकेशन हो, हमारा संगठन किसी अच्छे ऑब्जेक्ट के लिए काम करे, हमारा आंदोलन किसी ऑब्जेक्ट के लिए हो, हमारा वर्किंग किसी ऑब्जेक्ट के लिए हो, आपका मंगल हो, शुभ मंगल हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी यही समाप्त करता हूँ। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय, साधु साधु साधु।